हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतने छोटे से टाइम के अंदर जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा आपके एग्जाम में डायरेक्ट और एग्जैक्टली वही पूछा जाएगा। बस आप इतना विश्वास रखिए। और सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि आज की इस क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको अपनी कॉपी में नोट करके रखो, उसको प्रैक्टिस करो और आप उसको अपने एग्जाम में एज इट इज देखने वाले हो। सेम टाइप के एज इट इज क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, आज की इस क्लास को पूरा अटेंड करना है, बिल्कुल एंड तक वीडियो देखना। और इस वीडियो के अंदर जो नोट्स हमने जो यूज करें बिल्कुल हाथों से बनाए हुए, उनको डाउनलोड करने के लिए मैं कहूंगा डाउनलोड कर ही लो। इनको डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम नहीं चलाते हो ना, तो इंस्टा और फेसबुक से एकदम बढ़िया सिर्फ पढ़ाई का कंटेंट आपको यहां पे मिलता है। तो जरूर से आप डाउनलोड करो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो चैनल ज्वाइन कर लेना। स्टडी मटेरियल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, एक सिंगल पैसा आपको यहां पर नहीं देना। 11th तो 11 12th का भी स्टडी मटेरियल आपको पूरे साल भर फ्री मिलता रहेगा, जो कि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। पूरे साल भर 11th के एकदम कॉन्सेप्ट आसान भाषा में समझने के लिए, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे से इजी लैंग्वेज में समझने के लिए आप इस चैनल पर टिके रहें, बने रहें। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी करो, और नोटिफिकेशन बेल को, यानी कि जो सब्सक्राइब के पास में घंटी वाला बटन है, उसको जरूर से दबा देना, अदरवाइज नोटिफिकेशन मिस हो जाएगी। तो टफ चीजें सिंपल भाषा में पढ़ाई जा रही है ना, वो उसको आप छोड़ दोगे, और उसको छोड़ना मत, है ना। कोई पैसा नहीं लग रहा, उसका एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। जरूर से बेल आइकॉन को प्रेस करो। अच्छा, तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मेजरमेंट। तो भाई, दुनिया की कोई भी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो, तौल सकते हो, आप उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूं कि आप आज चावल खरीद के लाए। चावल कितने हैं मैंने आपसे पूछा, आपने कहा सर 5 kg। ठीक है, तो आप ये बताओ कि सर आपने चावल तो मेजर कर लिया, तो इसका मतलब है चावल भी फिजिकल क्वांटिटी? आंसर है नहीं, आपने चावल मेजर नहीं किया, आपने मुझे उसका मास बताया कितना, 5 kg। हाँ, तो उसका जो मास हो गया, वेट हो गया, वो फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर? मैंने कहा ये बताओ, मैंने कहा आपसे ये बताओ कि कितना बुखार था, तो आपने कहा सर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार था। तो इसका मतलब है आपने बुखार मेजर किया कि टेम्परेचर? आपने टेम्परेचर मेजर किया। तो कंफ्यूज नहीं होना है। वो क्वांटिटी जिनको आप मेजर कर सकते हो, आप उनको फिजिकल क्वांटिटी कहते हो। एग्जांपल के तौर पे डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब आप मेजर कर सकते हो, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार सर मेजरमेंट होता क्या है? तो बड़ी सिंपल सी बात है। मैं आपको जो है, मैं आपसे कहता हूं कि एक काम करता हूं, मैं यहां पर जो है एक लाइन खींचता हूं, अब बताओ उसको मेजर करके दिखाओ। बिल्कुल सही सही मेजर करना। आप क्या करोगे? आप एक स्केल उठाओगे और मिला दोगे। अच्छा अच्छा, बोला तू जो है यहां तक जो है 10 आ रही है मेरी स्केल पे, तो आपने यहां पे लिख दिया भाई सर ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने स्केल से बिल्कुल मिलाया, स्केल से कंपेयर किया, तब जाके आपने बताया 10 सेंटीमीटर की लाइन है ना। तो मेजरमेंट में आप क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, चाहे आप इंची टेप से करें या स्केल से करें। आपने शक्कर तुलवाई, सर कितनी है? आपने सब्जी तुलवा के लाए, तो आपने देखा कि सब्जी तोल रहे हैं, तो एक साइड मान के चलो 2 किलो का बाट रख दिया, एक साइड सब्जी रख दी। उसमें भी क्या देख रहे हैं कि अगर दोनों बराबर में आ गए तो बोला 2 किलो है, नहीं तो जो है कम ज्यादा है ना। इसका मतलब है कि आप यहां पे भी क्या कर रहे हो? 2 किलो के बाट से कंपेयर कर रहे हो। आपके दिमाग में सवाल आ रहा है, उसका जवाब भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, आप 2 किलो के बाट से कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो एक्चुअल में मेजरमेंट में हम क्या करते हैं? मेजरमेंट में हम कंपैरिजन करते हैं हमारी क्वांटिटी की किसी एक फिक्स स्टैंडर्ड के साथ, फिक्स अमाउंट के साथ। ठीक है, फिक्स स्टैंडर्ड के साथ। जैसे आप यहां पर भी एक फिक्स वैल्यू, फिक्स अमाउंट के साथ, बाट के साथ कंपेयर कर रहे हो। आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये तो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो वेइंग मशीन है ना, डिजिटल जो वेइंग मशीन है, उनमें क्या होता है? उनमें तो हम बाट रखते नहीं है, तो उनमें फोर्स की वैल्यू ऑलरेडी जो है डिसाइड कर ली जाती है कि इतने फोर्स पे इतना केजी आपको बताना है। तो वहां पे भी एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया गया है, उसके हिसाब से वो मशीन जो है हमें वेट मेजर करके बताती है। तो एक्चुअली मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी विद द फिक्स स्टैंडर्ड। किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी अमाउंट को किसी फिक्स स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करना, ही प्रोसेस को हम मेजरमेंट कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। तो जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं ना, जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं, तो वहां पर हमें कुछ बातें बताई जाती हैं। सर क्या बताया जाता है? जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि एक बात बताओ कि आप चावल लेके आए थे। हाँ सर, चावल लेके आया था मैं। तो कितने थे? आपने कहा सर 10 थे। कितने थे? 10 थे। तो अब मैं क्या समझूं कि 10 चावल के दाने लेके आए, 10 ग्राम लेके आए, 10 किलोग्राम लेके आए?
10 क्विंटल लेके आए, भंडारा करवाना हो सकता है आपको, तो मैं क्या समझू, मुझे कोई जानकारी, कोई इंफॉर्मेशन सही तो नहीं मिल पाई, मुझे अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि सही सही बताओ, तो आपने कहा 10 kg। अब मुझे बढ़िया समझ में आ गया कि हाँ भाई 10 किलोग्राम चावल आप लेकर के आए थे। मैंने कहा उसको बुखार था, उसको बुखार था। बोला कितना था? मैंने कहा 102। अरे भाई साहब बहुत बुखार था, बहुत ज्यादा बुखार था, है ना। तो 102 क्या समझोगे, क्या 102 में क्या बताना चाहिए? बोला सर डिग्री फ़ारेनहाइट बताना चाहिए, क्योंकि अगर 102 डिग्री सेल्सियस हो गया तो 100 डिग्री सेल्सियस तो पानी खोल जाता है, इतने में शरीर का क्या हाल होगा, बस्ट हो जाएगी बॉडी, है ना। तो आप समझो कि किसी भी चीज को, किसी भी मेजरमेंट को बताने के लिए सिर्फ उसके नंबर से काम नहीं चलता, मुझे उसकी यूनिट भी बतानी चाहिए, तभी करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी, तभी करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे मान के चलो कि भाई आपसे पूछा जाए, किसी से पूछा, जैसे आपके तो बच्चे होंगे नहीं, किसी से पूछा कि भाई एक बार तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा है, तो आपने कह दिया 20 का है, 20 का। अब क्या समझ लो, 20 रुपए का है, क्या समझे? 20 का मतलब हो सकता है भाई उसका बच्चा 20 दिन का हो, 20 महीने का हो, 20 साल का हो, है क्या नहीं? तो कैसे समझ में आएगी? तो प्रॉपर यूनिट के साथ बताना पड़ेगा ना। ईयर टाइम की यूनिट है, मिनट टाइम की यूनिट है, हो सकता है पैदा ही होता है बोला 20 मिनट का है बच्चा मेरा, है कि नहीं। तो आपको समझना है कि एक्चुअल में क्या है कि हम किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, मेजरमेंट उसकी बताते हैं, तो वहां पर हमें दोनों चीजें बतानी होती हैं, नंबर भी बताना होता है और यूनिट भी बतानी होती है। नंबर को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट तो आप समझते ही हैं, यूनिट से हमें पता पड़ता है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। यूनिट टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं आपसे कह रहा हूं बताओ सेकंड, किसकी बात कर रहा हूं, आप पटाख से बोल दोगे टाइम की बात कर रहे हो सर। मैंने आपसे कहा किलोमीटर, तो आप झट से बोल दोगे आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो। मैंने आपसे कहा डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर की बात कर रहे हो। तो यूनिट को सुनकर के आपको यह समझ में आता है किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है। तो कोई भी जो क्वांटिटी है उसको एक्सप्रेस करना है तो हमेशा वहां पे हमें दो चीजें बतानी होती हैं। क्या क्या बताना होता है? हमें वहां पर बताना है नंबर यानी कि डिजिट, जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं, और हमें बताना है उसकी यूनिट, है ना। तो आप समझ गए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों की जरूरत होती है, और न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों को मिलाकर के बनती है इसकी टोटल वैल्यू, जिसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड देख करके या बड़ा सा नाम सुन करके परेशान या कंफ्यूज मत हो जाना। फिजिक्स की भाषा में कोई चीज कितनी है उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड बनता है न्यूमेरिकल वैल्यू और इससे मिलकर के, ठीक है, यूनिट से मिलकर के। ठीक, चलो ठीक है। अभी समझना, कोई भी क्वांटिटी है या उसका जो मैग्नीट्यूड है वो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से मिलकर के बना है। अच्छा, दोनों का अगर हम रिलेशन की बात करें तो देखना न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है? क्वांटिटी क्यू। तो अब समझना न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू क्यू बाई यू लिख सकता हूं। अगर क्वांटिटी हमने फिक्स रखी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूनिट जो है, अगर यूनिट बड़ी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, और अगर यूनिट छोटी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। जैसे मान के चलो कि 1000 ग्राम लिखना है, ठीक है, और 1 kg लिखना है, क्वांटिटी दोनों फिक्स है ना, क्यों? ठीक, चलिए। तो अब आप यहां पर देखो कि अगर मैं कह रहा हूं किलोग्राम, तो देखना ये यूनिट बड़ी है तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, लेकिन यहां पर यूनिट किलोग्राम से छोटी यूनिट है ना ग्राम, तो यहां पर ग्राम यूनिट छोटी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है। इसी प्रकार से कहीं पर देख लो, लेट्स से मैंने लिखा 100 सेंटीमीटर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है और यूनिट छोटी है, जबकि मैं यहां पे लिख देता हूं 1 मीटर, तो आप देख रहे हो बड़ी यूनिट तो छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू का आपस में रिलेशन होता है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। तो अब हम किसी भी मेजर्ड वैल्यू को किस क्वांटिटी में एक्सप्रेस करें, यानी कि मेजरमेंट को बताने के लिए, यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 सिस्टम बनाए गए, और इन चारों सिस्टम को हम क्या क्या बोलते हैं देखिए जरा। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की अगर हम बात करें देन देयर आर 4 सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, है ना। एक है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में क्या है कि अगर मुझे लेंथ को मेजर करना होता था या लेंथ को मेजर करना है तो हमेशा सेंटीमीटर में बताया जाता है। अगर मुझे मास को मेजर करना है तो हमेशा ग्राम में बताना है। अगर मुझे टाइम को मेजर करना है तो हमेशा सेकंड में बताया जाता था। ठीक है, इसी प्रकार से तो ये जो सिस्टम था ये फ्रांस में एस्टेब्लिश हुआ था, तो हम इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। और ये क्या है भाई? सीजीएस सिस्टम की खासियत है कि लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को हमेशा सेकंड में बताना है। कोई पूछे कि भाई कितनी लेंथ है तो आप हमेशा सेंटीमीटर में बताओगे, जबकि सर मैं तो फुट में भी बता देता हूं, तो आप भाई साहब ब्रिटिश सिस्टम की बात करते हो, है ना। तो अगर हम ब्रिटिश सिस्टम की बात करें तो यहां पर आपको लेंथ को फुट में बताना होता है
है ना, जिसको हम एफपीएस भी बोलते हैं। एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकंड। अगर मास मेजर करना है तो आप उसको पाउंड में बताएंगे, और अगर टाइम मेजर करना है तो आप उसको सेकंड में बताएंगे। क्लियर है। उसके बाद आया एमके सिस्टम। एमके सिस्टम में लेंथ को मीटर में मेजर करते थे, मास को किलोग्राम में, एंड टाइम को सेकंड में। और इसी से और इन्हीं सब सिस्टम से मिलकर के, इन सब सिस्टम का एक्सटेंडेड फॉर्म, इन सब सिस्टम से स्पेशली एमकेएस से इंस्पायर्ड एक सिस्टम बना जिसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम। ये बना बिल्कुल पूरे दुनिया की इंटरनेशनल मीटिंग, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। ठीक है। तो एक्चुअल में जो एसआई सिस्टम है इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम है इंटरनेशनल, फ्रेंच वर्ड है, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। सीधी बात याद रखो। इस इंटरनेशनल सिस्टम को बनाया गया सीजीएस और एमके सिस्टम का इस्तेमाल करके, यानी कि बना के। इस इंटरनेशनल सिस्टम में यानी कि एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटी जिनकी काउंटिंग फिक्स नहीं है, और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती हैं। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है। ठीक है। अब आप ये समझिए 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती हैं। अब आप ये समझिए कि आखिरकार ये फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं। लाइन बाय लाइन हम इन सारी चीजों को अच्छे से समझने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, तो पहले तो आप ये देख लो कि पूरे फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटी हम उनको बोलते, फंडामेंटल क्वांटिटी का दूसरा नाम बेस क्वांटिटी भी है। घर में फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल यानी कि घर का जो मैं कहूंगा बेस है, अगर वो मजबूत होता है तो पूरी बिल्डिंग्स उस पर बन जाती है ना। तो बेस किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर सारी चीजें रखी जाएं, जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग आ जाए, है ना, उसी को तो अपन फंडामेंटल बोलते हैं। तो इसी प्रकार से फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन सारी दुनिया की जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो इनसे ही मिलकर के बनती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिनको किसी और से मतलब नहीं है, वो दूसरी क्वांटिटी से कोई मतलब ही नहीं रखती, दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। और ये कितनी होती हैं? 7 होती हैं। एग्जांपल के तौर पे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, है ना, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। ये देखो जरा, यहां पे समझना। तो अगर मैं कहूं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी है, देखो, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। समझना, मुझे अगर मास बताना है कि भाई कितनी शक्कर है, कितने चावल हैं, तो अगर मुझे मास बताना है तो मास को रिप्रेजेंट करने के लिए, मास बताने के लिए क्या मुझे आपकी लेंथ की आवश्यकता है, क्या मुझे टेम्परेचर की आवश्यकता है, क्या मुझे करंट की जरूरत है? नहीं। तो मास किसी और पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। मास इंडिपेंडेंट है बाकी सबसे, लेंथ भी बाकी सबसे इंडिपेंडेंट है, ये सारे क्वांटिटी बाकी सब क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे पर डिपेंड कर ही नहीं रही हैं। लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन केस है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, वो चार्ज और टाइम दोनों पर डिपेंड करती हैं। तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक करंट इन फंडामेंटल क्वांटिटी में एक एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्शन केस। लेकिन उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में क्यों रखा गया? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट अपने आप में ही जो है एक अलग क्वांटिटी है, अलग क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट अपने आप में क्या है? एक अलग प्रकार की क्वांटिटी है, इसलिए उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में रखा गया। और आप ये समझ लें कि ये इसमें से एक एक्सेप्शन केस है, अदरवाइज फंडामेंटल क्वांटिटी किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर है? अच्छा, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है और ये इनकी इंटरनेशनल यानी कि एसआई यूनिट है। इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, है ना। कोई फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट तो फंडामेंटल यूनिट। देखो, मास की यूनिट हमेशा किलोग्राम बतानी है, लेंथ की मीटर और स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करना है, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस नहीं केल्विन बतानी है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर बतानी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल बतानी है यूनिट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कोई भी चीज कितनी चमक रही है, चाहे वो कलर हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, तो उसको हम बताते हैं कैंडेला में। ठीक है। यहां पर ये डायमेंशनल सिंबल रखे हुए हैं। डायमेंशनल सिंबल का क्या यूज है, क्या होते हैं, इन पर अभी अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। तो ये तो हमने बताया फंडामेंटल क्वांटिटी। अब होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी वो होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से बनती है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं एरिया का फॉर्मूला हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एरिया किस किस से मिलके बना? एरिया मिलके बना है लेंथ से और ब्रीथ से। ब्रीथ क्या है? चौड़ाई। चौड़ाई किसमें बताओगे? मीटर, सेंटीमीटर, फुट में। तो ब्रीथ भी एक तरह से दूरी ही तो है ना। तो एरिया के लिए, एरिया को मेजर करना है तो हमें लेंथ का पता होना जरूरी है। तो एरिया लेंथ से बन रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब है ये लेंथ से डिराइव हो रहा है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो ये एरिया डिराइव्ड क्वांटिटी है। अच्छा देखो, स्पीड।
स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस को मास तो बोल नहीं सकते, डिस्टेंस टेम्परेचर तो है नहीं, डिस्टेंस करंट तो है नहीं, तो डिस्टेंस क्या है? लेंथ है ना। तो डिस्टेंस मतलब लेंथ और टाइम का मतलब टाइम। तो स्पीड किस किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे और टाइम पे। यानी कि स्पीड फंडामेंटल क्वांटिटी से बनाई जा रही है ना, तो इसको हम डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे जो है फॉर्मूले आप देख सकते हैं, है ना। जैसे मान के चलो कि मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि कोई भी फॉर्मूला, एक्सेलरेशन, या सिंपल समझ लो डेंसिटी क्या है भाई? मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी के लिए मुझे मास का पता होना जरूरी है और वॉल्यूम क्या है? लेंथ, ब्रीथ, हाइट। यानी कि डेंसिटी के लिए मुझे मास का और लेंथ वगैरह की जानकारी होना जरूरी है। तो इन क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है और दुनिया भर की तमाम क्वांटिटी इन्हीं क्वांटिटी से मिलकर के बनी है। क्लियर है? चलिए देखो इसके बाद तो आप यहां पर डेफिनेशन समझ लो। दोस फिजिकल क्वांटिटी दैट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड और बहुत सारी क्वांटिटी जितनी भी आप पढ़ोगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जब फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी को डिसाइड कर लिया, उस समय पे एंगल के बारे में ज्यादा खास डिस्कशन नहीं हुआ, है ना। तो उनको बाद में जोड़ा गया मतलब एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इनको बोला गया। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो है वो दो होती है ना। एक होता है प्लेन एंगल और दूसरी होती है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? जैसे मान के चलो आपको दो लाइन के बीच का एंगल बताना है, तो आप इसको बोलेंगे प्लेन एंगल। दो लाइन के बीच का एंगल बताना, आप उसको क्या बोलोगे? प्लेन एंगल। लेकिन आपको एंगल 3D में बताना है, जैसे सॉफ्टी का कोन होता है, तो सॉफ्टी कोन में जो एंगल बन रहा है ये बीचों बीच, है ना। सॉफ्टी कोन में जो एंगल बनता है चारों साइड से, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल, है ना। सॉलिड एंगल जो होता है ये 3D में, ये सॉफ्टी है, ये चारों साइड से इसके पूरे गोल पेरिफेरी से जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल बोलेंगे। ठीक है। तो आप ये देखो, एंगल अगर मेजर करना है तो हम क्या बताते हैं? जो नॉर्मल एंगल है तो हमें आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूला लगाना है। आर्क अपॉन रेडियस, आर्क मतलब ये आर्क कितना बन रहा है, ये आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूला लगाना है। ठीक, इसकी एसआई यूनिट होती है रेडियन। और अगर मुझे सॉलिड एंगल बताना है तो सॉलिड एंगल के लिए फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। इसकी एसआई यूनिट होती है स्टेरेडियन। क्या होती है? स्टेरेडियन। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो, अभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ये हमने यूनिट्स पढ़ ली। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे आपने अभी समझा कि क्वांटिटीज जो है, जैसे डेंसिटी किस किस से मिलकर बनी है, तो आपने कहा कि सर डेंसिटी मास और वॉल्यूम से मिलकर बनी है। स्पीड किससे मिलकर बनी है? डिस्टेंस और टाइम से मिलकर बनी है। एरिया, लेंथ, ब्रेड्थ से मिलकर बना है। सर फोर्स किससे मिलकर बना है? तो फोर्स मिलकर बना है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। मास की जगह मास लिखा, समझना, अभी मैं समझा नहीं रहा हूं, बस थोड़ा दिमाग में देखो बस। ठीक है। एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। फिर वेलोसिटी को हम ब्रेक करेंगे तो मास, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक टाइम पहले से लिखा तो टाइम का स्क्वायर हो गया। ठीक है। फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? लेंथ होती है। तो इसका मतलब है कि अगर मुझसे पूछा जाए कि फोर्स किस किस से मिलकर बना है, तो मैं क्या बोलूंगा? फोर्स के अंदर मास आ रहा है, ठीक है, फोर्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ आ रही है, फोर्स के अंदर टाइम भी आ रहा है जो कि अपॉन में है, 2 बार टाइम, तो यहां पर फोर्स के अंदर टाइम भी आ रहा है। तो अगर मुझे बताना है कि फोर्स के अंदर क्या क्या आता है, ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं जानता हूं। अगर मुझे बताना है कि फोर्स किन किन क्वांटिटी से मिलकर बना है और वो क्वांटिटी कितनी कितनी बार यूज हुई है, जैसे मास 1 बार यूज हुआ है, टाइम 2 बार यूज हुआ है लेकिन अपॉन में, तो फिर मुझे बार बार इसको ओपन करना पड़ेगा, तो वो चीज ठीक नहीं है ना। तो कुछ ऐसा तरीका हो जिसको देख करके मुझे पता पड़ जाए कि ये जो फोर्स है ये किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है और ये क्वांटिटी इसमें कितनी इस्तेमाल हुई है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल हुई है। तो इसको बताने का जो तरीका होता है आसान भाषा में, उसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। किसी क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला को देख करके हम ये बता सकते हैं कि उस क्वांटिटी को बनाने में किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी का इस्तेमाल हुआ है। जैसे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mLT-2। तो इस फॉर्मूला को देख करके मैं बता सकता हूं कि इसमें एक बार मास का इस्तेमाल हुआ है, लेंथ, इसमें एक बार जो है लेंथ का इस्तेमाल हुआ है, टाइम
इसमें 2 बार टाइम का इस्तेमाल हुआ है लेकिन पावर माइनस में है तो ये अपॉन में पहुंच रहा होगा, है ना। तो फोर्स को देख करके, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देख करके हमें सारी जानकारी जो है इसका पूरा रिकॉर्ड निकल आया, है ना। तो इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। और जो पावर जो ऊपर लगाई जाती है इसको हम बोलते हैं डायमेंशन, ठीक है। चलिए अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनता है ये मैं आपको भी समझाता हूं। देखो पहले तो डायमेंशनल सिंबल देख लो, एक बार डायमेंशनल सिंबल देख लो। ये डायमेंशनल सिंबल है, इनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। ये देखो सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं वो आपको ये 3 यूज होंगे, बाकी एक आध जो और होगा यूज वो मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। देखो ये MLT में अपन को खेलना है, अपन को किस में खेलना है, MLT में खेलना है, ठीक है। कहीं पे भी मास लिखा है तो डायमेंशनल सिंबल होगा कैपिटल M, कहीं पे भी लेंथ आ जाए तो सिंबल होगा कैपिटल L, टाइम आ जाए तो सिंबल होगा कैपिटल T, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। यहां तक अगर आपको समझ में आया तो जरूर से कमेंट करके मुझे बताएं कि हां सर यहां तक मुझे समझ में आ गया। अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको बिल्कुल हाथों से बिल्कुल बनाना सिखाऊंगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ें। अभी देखिए, अभी हमें बनाना है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए पहले मुझे सभी क्वांटिटीज का बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे मुझे अगर एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है तो मुझे पता होना चाहिए ना कि एरिया का फॉर्मूला क्या, लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाना है डायमेंशनल तो मुझे पता होना चाहिए कि वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट होता है ना। तो ये फॉर्मूला आपको पता कैसे पड़ेंगे, मैं लिख के दे दूंगा, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वहां से आपको प्रॉपर PDF को फॉर्म में मिल जाएगा। अभी वीडियो के लिए तो मैं ऑलरेडी यहां पर लिख चुका हूं, तो बस ये आपके काम आ जाएगा। अच्छा एक चीज याद रखो, बस लेंथ हो चाहे ब्रीथ हो चाहे हाइट हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो चाहे आर्क हो चाहे रेडियस हो, ये सब लेंथ होते हैं, क्योंकि हम इन सबको मीटर सेंटीमीटर फुट में मेजर करते हैं ना। जैसे मान के चलो रेडियस बतानी है वो भी सेंटीमीटर में, आर्क बताना है वो भी सेंटीमीटर में, तो ये सब लेंथ है ना। लेंथ हो, ब्रीथ हो, हाइट हो, सेंटीमीटर मतलब आर्क हो, रेडियस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, ये सब क्वांटिटी लेंथ में ही कंसीडर की जाती है बस। अब देखो एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। जरा चेक करके बताना कि लेंथ का डायमेंशनल सिंबल क्या है, तो लेंथ का डायमेंशनल सिंबल है L। तो लेंथ इंटू ब्रीथ अगर मुझे बनाना है तो क्या बन जाएगा, लेंथ का सिंबल L और ब्रीथ भी लेंथ ही होती है जिसका सिंबल L, तो डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया इसका L²। ठीक है सर। तो वॉल्यूम का क्या बनेगा, लेंथ भी L है, ब्रीथ भी L है और हाइट भी L है, तो ये क्या बन गया L³। ठीक है। अच्छा डेंसिटी का बनाना है तो फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। जरा चेक करो कि मास का सिंबल क्या है, तो मास का सिंबल है कैपिटल M, तो बस हमने यहां पर ये रख दिया, तो क्या बना देखो मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का M और वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला जो आपने बना चुके हो बस उसी को इस्तेमाल करना है, बार बार ओपन नहीं करना। तो मास अपॉन L³ कैपिटल M, L³ ऊपर जाएगा तो पावर माइनस की हो जाती है, पावर माइनस की हो जाती है, माइनस की पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो गई। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस भी क्या होती है, लेंथ होती है, और टाइम तो टाइम है ही। तो जरा चेक करके बताओ लेंथ का सिंबल क्या है L और टाइम का क्या है T। हाँ तो क्या बन गया L, T ऊपर जाएगा तो T-1। ठीक है, T ऊपर गया T-1 क्योंकि ऑलरेडी इसके पास 1 पावर लगी हुई है। ठीक है। वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज से मतलब नहीं है, चेंज को कोई क्वांटिटी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक प्रकार से लेंथ ही है, लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ क्या है L और टाइम क्या है T, तो फॉर्मूला बन गया L, T ऊपर गया तो T के ऊपर माइनस और ये -1। अगर T2 लिखा होता तो T-2 हो जाता ऊपर जाके। क्लियर। तो स्पीड और वेलोसिटी का सेम सिंबल, सेम फॉर्मूला है। एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज से मतलब नहीं है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनाया L-T-1। ठीक है, अपॉन टाइम, टाइम का फॉर्मूला T, तो यहां पे देखो L-T-1, एक और T ऊपर गया तो T-1 हो गया, तो हम दोनों को L, T के ऊपर पावर कितनी है -1 और -1 जुड़ के हो गई -2। बताओ इस तरीके से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा फोर्स, तो फोर्स का सिंबल क्या M, और एक्सेलरेशन का जरा चेक करके बताओ मुझे, अभी आपने क्या बनाया, एक्सेलरेशन का L-T-2 बनाया एक्सेलरेशन का, तो उठा के रख दो एक्सेलरेशन का L-T-2, बस याद होना चाहिए। स्पीड का L-T-1, वेलोसिटी L-T-1, एक्सेलरेशन L-T-2, तो मास की जगह M रखा, एक्सेलरेशन की जगह L-T-2, तो बन गया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है। अब देखो वर्क का आ जाए,
अब वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का फॉर्मूला जो बनाया है ऊपर से पुट कर दो, mlt -2 बनाया है, ये रख दिया। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वो लेंथ, तो ये बन गया m, 2 बार l लिखा है तो l स्क्वायर और t -2, ये बन गया। ठीक है सर, पावर का बनाओ, तो पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम होता है। चेक करके बताओ, देखो वर्क का तो हमने ये बना दिया फॉर्मूला, तो वर्क का हो गया देखो ml स्क्वायर t -2 अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम का t, तो ये t ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एक और माइनस की t जुड़ जाएगी, ml स्क्वायर t -3, ये बनेगा। ठीक है, तसल्ली रखो और प्रैक्टिस करेंगे और बन जाएगा। फोर्स, अब फोर्स का क्या हो गया, mlt -2, पलट के देख लो ना, एरिया का l स्क्वायर, पलट के देखो तो देखना जरा क्या हो जाएगा, ये एक l नीचे है, 2l, एक l ऊपर 2l नीचे, तो नीचे एक l बचेगा, तो ऊपर जाके ml -1 और t -2 ऑलरेडी लिखा है। अच्छा, स्ट्रेस का देखो, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रीस्टोरिंग से मतलब नहीं है, वो कोई क्वांटिटी नहीं होती, फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt -2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहे कोई सा भी एरिया हो, लेकिन है तो एरिया, तो l स्क्वायर, तो सेम बनेगा ml -1 t -2, तो प्रेशर और स्ट्रेस का सेम फॉर्मूला। अब स्ट्रेन, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल, तो सब कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, m0 l0 t0। ठीक है, इलास्टिक कांस्टेंट की हम बात करें तो इलास्टिक कांस्टेंट में देखो ऊपर स्ट्रेस नीचे स्ट्रेन, अब स्ट्रेन का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है ही नहीं। स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस का क्या है, ml -1 t -2, ये चल रहा है, बस यही आपको लिखना है, पता है जरा, क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे, देखो जरा, अब देखो आर्क अपॉन रेडियस, मैंने कहा था कि आर्क भी क्या है, लेंथ है, ठीक है, रेडियस भी क्या है, लेंथ है, बताया था। ठीक है, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल, तो क्या बचा, l0, यानी कुछ भी नहीं बचा, तो m0 l0 t0, खत्म। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, किसकी डेंसिटी है इससे मतलब नहीं है तो डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला ml -3, ऊपर भी ml -3, नीचे भी डेंसिटी, ऊपर डेंसिटी नीचे, सब कैंसिल हो गया, सब काटा पीटी हो गई, m0 l0 t0 बचा, यानी कि ये डायमेंशन लेस है। अगर m0 l0 t0 लिखा भी है तो उससे कोई मतलब नहीं है, उसको वो किसी क्रम का नहीं है। ठीक है, डायमेंशन लेस है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो बस घुमाने के लिए बताया गया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब एंगल ही होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अर्थ एंगल ही होता है, तो एंगल की डायमेंशन कुछ नहीं तो 1 लिख दिया, या m0 l0 t लिख दो, एक ही बात है। टाइम की डायमेंशन t, तो क्या बन जाएगा, t -1। मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, m, वेलोसिटी का lt -1 बन गया। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का t, तो यहां पे देखो क्या बन जाएगा, t इनवर्स। इस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला हम बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। आपके लिए होमवर्क जो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है, कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार करूंगा। भाई ये जो पूरी 1-1.25 घंटे की वीडियो पहले बन चुकी थी, बाद में मुझे पता पड़ा कि अरे भाई साहब जब मैं एडिटिंग करने बैठा कि माइक तो मेरा ऑफ था, अभी भी ऑफ तो नहीं है माइक तो मेरा, मुझे भाई साहब अटैक आ जाता, माइक तो मेरा ऑफ था। ठीक है, तो अब मैं इसको दोबारा से बना रहा हूं, तो इतनी मेहनत के लिए बस थोड़ा सा कमेंट्स में आप इनके आंसर जरूर बताने की कोशिश करेंगे, चाहे एक बच्चे ने बताया हो, 100 ने या 1000 ने, आपका आंसर मुझे जरूर चाहिए, मैं उसको जरूर से एक बार चेक करूंगा। ठीक है, और सर अब मुझे कैसे पता पड़ेगा सही है कि नहीं है, टेलीग्राम पे लिंक मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, टेलीग्राम पे इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, अब मैं आपको सिखाता हूं कि किस प्रकार से एसआई यूनिट अलग अलग क्वांटिटी की हम बनाते हैं। ठीक है, और कुछ क्वांटिटी की एसआई यूनिट एज इट इज आपको ध्यान रखनी होती है। देखो एसआई यूनिट बनाने के लिए भी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं। एरिया का फॉर्मूला जैसे क्या है, लेंथ इंटू ब्रीथ है, तो लेंथ की यूनिट क्या है, देखो यहीं से यूनिट उठानी है, यहीं से यूनिट उठानी है। देखो ये मैंने चार्ट बना के दे दिया ना, देखो जरा यहीं से यूनिट, जैसे लेंथ की मास की यूनिट किलोग्राम है, केजी, मीटर की मीटर जो है लेंथ की यूनिट है, तो बस यहीं से यूनिट उठाओ। देखो सारी चीज सिखा दे रहा हूं, इसके बाहर कुछ ना जा रहा भाई साहब। देखो तो यहां से देखे ना जरा, तो लेंथ की यूनिट मीटर, ब्रीथ की यूनिट मीटर, तो एरिया की यूनिट क्या बनी, मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम क्या बन गई, मीटर क्यूब। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और वॉल्यूम की देखो अभी उठाई मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब बना दिया, मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो ऐसे लिख जाएगा। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज की कोई यूनिट तो नहीं होती,
किसकी होती है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। इसको दूसरी भाषा में अपन ऐसे भी लिख देते हैं कि सेकंड ऊपर चला गया तो माइनस का 1 आ गया, ठीक है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब हमने देखा कि वेलोसिटी की यूनिट तो मीटर पर सेकंड है, तो ये लिख दी मीटर पर सेकंड, अपॉन में क्या है? टाइम, तो सेकंड से सेकंड का n2 हो गया, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख गया। इसी को हम जो है प्यार से मीटर सेकंड माइनस 2 भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां तक तो चलो ठीक है, छोटी छोटी यूनिट थी, लेकिन यहां से भाई साहब बात का बतंगड़ बन जाएगा। मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की यूनिट क्या होती है? केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो अभी बनाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो देखो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर बना फोर्स का फॉर्मूला। लेकिन सर ऐसे तो बड़ी बड़ी यूनिट हो जाएंगी ना, तो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को प्यार से कहने लगे न्यूटन। क्या कहने लगे? न्यूटन। तो भाई साहब न्यूटन अच्छा लगने लगा, तो न्यूटन को ही बोलते हैं एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स की यूनिट पूछी जाए तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखोगे, सही है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे है ना, और हमेशा बुक्स में भी आपको अब लिखना है 50 न्यूटन का फोर्स है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, आसानी से बोल सकते हैं। लेकिन 50 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का फोर्स है तो बड़ी दिक्कत होगी ना बोलने में, इसलिए आप यहां पर फोर्स की सिंपल यूनिट न्यूटन रखी गई। ये भी ठीक है, लेकिन ये एसआई यूनिट आपको यूज करनी है। अब देखो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स की न्यूटन यूनिट पुट करो और डिस्प्लेसमेंट की जगह मीटर, तो ये बन गया न्यूटन मीटर। अब देखो बार बार न्यूटन मीटर ना बोलना पड़े, इसलिए हमने क्या वर्क की ऐसा यूनिट भी रख दी जो कि हो गई जूल। क्या हो गई? जूल। अच्छा याद रखो, जो फॉर्मूला वर्क का होता है वही फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट बनती है एनर्जी की। हमेशा एनर्जी का फॉर्मूला जो है डायमेंशनल फॉर्मूला चाहे यूनिट हमेशा वर्क के जैसी ही होगी, वर्क के बराबर होगी, क्योंकि आगे हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे। जो भी वर्क करते हैं वही एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वर्क एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। खत्म। ये बात पर ज्यादा ध्यान मत देना, हो सकता है कि नए बच्चों का दिमाग खराब हो जाए। तो बस इतनी बात याद रखो, एनर्जी का फॉर्मूला यूनिट सब सेम होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब इसी प्रकार से देखो पावर, तो पावर का फॉर्मूला हमने क्या बताया? वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क की यूनिट क्या बताई? जूल, और टाइम की यूनिट क्या बताई? जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो जूल पर सेकेंड बहुत बड़ा हो रहा था पावर के लिए, तो हमने इसकी यूनिट बोल दी वॉट। जैसे 200 वॉट का फैन है तो उसको 200 जूल पर सेकंड नहीं बोलना, 200 वॉट बोलो, बस सीधा काम चलेगा। अब इसके बाद देखो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, तो यूनिट क्या बन गई? फोर्स की न्यूटन और एरिया की मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली स्ट्रेस इलास्टिक कांस्टेंट की बनी। अब एंगल का फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क भी मीटर में था, रेडियस भी मीटर में, तो इसकी कोई यूनिट नहीं बन रही थी। लेकिन इसको सम्मान देने के लिए और आसानी से जो है पता करने के लिए कि भाई कौन सी क्वांटिटी है, इसको हमने बोला कि इसकी यूनिट है रेडियन, ऐसा यूनिट रेडियन, ठीक है। तो एंगुलर, तो बताओ जरा एंगुलर वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होने वाली है? एंगुलर वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होने वाली है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। फॉर्मूला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कमेंट में आपका इंतजार कर रहा हूं बच्चों, कमेंट में आपको मुझे बताना ही है, ठीक है। अच्छा आगे देखो जरा, आगे देखना। अब कुछ बेसिक यूनिट्स हैं, ये आपको बिल्कुल जरूरत इनकी पड़ती है, बेसिक यूनिट, ठीक है सर। बेसिक यूनिट में क्या है? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर बोला? 100 सेंटीमीटर। 1 न्यूटन में कितने डाइन? देखो न्यूटन एसआई यूनिट है और डाइन सीजीएस यूनिट है, तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, ठीक है। 1 जूल में कितने अर्ज? 10⁷ अर्ज। जूल क्या है? एसआई यूनिट है, जूल एसआई यूनिट है, और अर्ज क्या है? सीजीएस यूनिट। देखो इसको प्रूव करके भी दिखा देंगे आगे अपन, ठीक है। तो ये वैल्यूज, ये कन्वर्जन आपको याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे। अब क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला। समझना, डायमेंशनल फॉर्मूला कभी आपके एग्जाम में पूछे जाए और आपको वैल्यू दे दी जाए कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लांक कांस्टेंट। अब प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है, तो अब चेक करो कैसे बनाएंगे। जूल किसकी यूनिट है? सर अरे भाई साहब जूल तो वर्क की यूनिट होती है। सेकंड किसकी यूनिट बोला? टाइम की यूनिट। तो बनाओ जरा वर्क का फॉर्मूला ml(t-2), ml²t-2 और टाइम का t, तो क्या बन गया? ml²t-1। ये बन गया किसका? प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा इसका बनाए जरा, इसका न्यूटन किसका फॉर्मूला? ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बहुत पूछा जाता है। फोर्स का जो यूनिट है मीटर स्क्वायर, किसकी? मीटर किसकी जगह लिखा जाता है? लेंथ की जगह। और केजी किसकी जगह बोला? मास की जगह, ठीक है। चेक कर लेते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ml(t-2) होता है, ठीक है सर। अच्छा इसके बाद देखें, इसके बाद मीटर स्क्वायर क्या होगा? लेंथ का स्क्वायर L², मास -2, तो
कैपिटल M केजी के ऊपर -2 है तो -2। देखो बना लो जरा, M के ऊपर पावर 1 -2 तो माइनस का 1 आ गया, L क्यूब हो गया, T माइनस का 2 ये हो गया। तो इस तरीके से हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी बता दिया। उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आया होगा। कुछ लिमिटेशंस की हम बात करेंगे कि भाई डायमेंशनल फॉर्मूला की कुछ लिमिटेशन होती हैं। पहली लिमिटेशन ये है कि इससे हमें किसी एंगल के डायमेंशन के बारे में पता नहीं पड़ता है। डायमेंशनल फॉर्मूला किसी एंगल की इंफॉर्मेशन नहीं देता। दूसरी लिमिटेशन ये है कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है ये हमें किसी भी प्रकार के मैं कहूंगा भाई डिजिट के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। जैसे मान के चलो डायमेंशनल फॉर्मूला से हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं पड़ रहा है, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला की लिमिटेशन है कि डायमेंशनल फॉर्मूला से हमें यह पता नहीं पड़ पाता कि कोई भी क्वांटिटी में एंगल कितना है, किसी भी क्वांटिटी में वैल्यू कितने, ये हमें पता नहीं पड़ पाता। ठीक है, ये लिमिटेशन है। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे, कुछ बेसिक यूनिट्स की बात करेंगे, उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला पर बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं। 100% स्कूल में आपके आने ही आने हैं। पहली चीज ये देख लो, सबसे पहले कुछ बेसिक यूनिट याद करके जाना ही जाना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली चीज समझो क्या है, ये यूनिट है डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए सबसे बड़ी जो यूनिट इस्तेमाल होती है दैट इज कॉल्ड पार्सेक। पार्सेक, एक पार्सेक कितना होता है, तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 10 to the power 16 मीटर। ठीक है, पार्सेक का यूज हम बड़े दूर दूर जो हमसे हजारों लाखों करोड़ों अरबों किलोमीटर स्टार हैं उनकी दूरी बताने के लिए हम पार्सेक जो है टर्म या यूनिट यूज करते हैं। लाइट ईयर भी डिस्टेंस की यूनिट है। ईयर समझ के टाइम की यूनिट मत लगा देना। लाइट ईयर का मतलब होता है एक साल में लाइट जितनी दूरी ट्रैवल करती ना उतनी दूरी को हम जो है लाइट ईयर कहते हैं। तो 9.4 से 10 to the power 15 मीटर है ना। तो लाइट ईयर, पार्सेक ये सबसे बड़ी यूनिट्स है ना। तो आप याद रखेंगे सबसे बड़ी यूनिट क्या है, पार्सेक, उससे छोटी लाइट ईयर है। ठीक है, और उससे छोटी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है 1.496 10 to the power 11 मीटर होता है। और ये जो है ये अर्थ और सन के बीच की दूरी को हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कुछ छोटी यूनिट की बात कर ले। तो सबसे छोटी जो यूनिट होती है डिस्टेंस मेजर करने की वो फर्मी होती है। 1 फर्मी 10 to the power -15 मीटर के बराबर होता है। और फर्मी जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं ये न्यूक्लियस का साइज मेजर करने के लिए या न्यूक्लियस की डिस्टेंस, जो छोटी छोटी दूरी होती है न्यूक्लियर लेवल की, उनको मेजर करने के लिए हम फर्मी जो टर्म है वो यूज करते हैं। ठीक है, नैनोमीटर का 10 to the power -9 मीटर होता है। इसका इस्तेमाल हम वेव की जो वेवलेंथ होती है रेडिएशंस की, उनके लिए अपन जो है मेजर करते हैं। एंगस्ट्रॉम, एटम का साइज मेजर करने के लिए हम एंगस्ट्रॉम यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज बताना है तो हम 10 to the power -6 यानी कि माइक्रोन यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मास की हम बात करेंगे तो मास को मेजर करने की जो सबसे छोटी यूनिट है वह एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है 1.6 10 to the power -27 kg। और इनका जो यूज है हम एटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनका मास जो है इन AMU यानी इलेक्ट्रो मतलब जो एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में बताते हैं। मास की सबसे बड़ी यूनिट होती है चंद्रशेखर लिमिट। और चंद्रशेखर लिमिट कितना होता है, 1 चंद्रशेखर लिमिट। इसको चेन्नई सुपर लीग मत समझ लेना, CSL चंद्रशेखर लिमिट कितना होता है 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। ठीक है, सन के मास के 1.4 टाइम्स, 1.5 गुना करीब। कुछ कॉमन यूनिट है जैसे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 क्विंटल में 100 केजी होते हैं, 1 टन में 1000 केजी या फिर 10 क्विंटल होते हैं। ये कुछ बेसिक यूनिट है जिनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा, यूनिट कन्वर्जन की हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ प्रीफिक्स जान लेंगे जो कि हमें काफी जरूरत पड़ेंगे। वापस से मैं डायमेंशनल फॉर्मूला पर आ रहा हूं। ठीक है, वापस से डायमेंशन फॉर्मूला देखो, ये कुछ प्रीफिक्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। जैसे कभी कभी आपसे कह दिया जाए कि 1 GB नेट खत्म हो गया मेरा, तो 1 GB का मतलब है 1 गीगाबाइट। गीगा का फुल फॉर्म आपको पता होना, गीगा का मतलब पता होना चाहिए। गीगा का मतलब होता है 10 to the power 9। तो इसका मतलब है कि 1 GB में कितने बाइट होते हैं, 10 to the power 9 बाइट होते हैं। बाइट कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर की यूनिट है ना। चलिए, अच्छा, जैसे मेरे मोबाइल में या फोन में या लैपटॉप में स्टोरेज होती है 1 TB। 1 TB मतलब टेराबाइट। तो मुझे पता होना चाहिए, अगर मुझे पता है टेरा का मतलब क्या है 10 to the power 12, तो इसका मतलब है मुझे पता हो जाएगा कि 1 TB में कितना होता है जो है बाइट। ठीक है, चलिए, इसी प्रकार से कभी भी कहा जाए 1 kg, तो 1 kg का मतलब क्या है, के मतलब किलो, किलो का मतलब 1000, तो 10 to the power 3 ग्राम। क्लियर है, तो किलो का मतलब क्या होता है 1000, पता पड़ जाएगा भाई। अगर कहा जाए मेगाबाइट या सिंपल 1 MB, तो M का मतलब क्या है 10 to the power 6।
m का मतलब क्या है 10⁻⁶, तो 10⁻⁶ बाइट लगभग इतना होता है ना। जैसे आप देखते हैं YouTube पर 1 मिलियन व्यूज, तो मिलियन को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करा जाता है, और कैपिटल M किसका साइन है, मेगा का, तो मिलियन का मतलब भी क्या होता है 10⁻⁶, तो मेगा मिलियन एक ही बात है। इस तरीके से इन प्रीफिक्सेस का हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। इसी प्रकार से कभी यह कह दिया जाए आपसे कि ये बताओ जरा, ये बताओ कि 1 सेंटीमीटर क्या होता है, तो सेंटी हटाओ और 10⁻⁻² लगाओ, कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर को मीटर में। आपसे कह दिया जाए ये बताओ 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, तो मिली हटाओ और 10⁻³ लगाओ, हो गया कन्वर्ट। 1 को 1 लिखा, 10⁻³ मीटर, हो गया कन्वर्ट। कभी आपसे कह दे कि ये बताओ कि 1 माइक्रोमीटर क्या होता है, तो माइक्रो का साइन म्यू है, तो 1 को ठीक है, माइक्रो की जगह 10⁻⁶ और ये मीटर। इस प्रकार से कन्वर्जन में हमारे ये प्रीफिक्सेस की यूज होती है। तो प्रीफिक्सेस बोलेंगे कैसे, मेरे साथ बोलो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो, बोलो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो। एक बार और, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो। डेसी मतलब -1, सेंटी मतलब -2, मिली मतलब -3, उसके बाद मिली माइक्रो -6, -9, -12, -15, -18, ये चलता है। ठीक है, अब इस साइड के बोलना है, क्या बोलोगे, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। बस ऐसे आप ये पावर्स को याद रखेंगे। वापस से आ जाते हैं कहां पर, डायमेंशनल फॉर्मूला पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके डायमेंशनल फॉर्मूला से पूछी जाती है वो क्या है, आइए जान लेते हैं। अच्छा देखिए, आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, लेकिन हम कुछ भी पढ़े उससे पहले आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ। मैं आपसे पूछता हूं कि 5 kg प्लस 5 किलोमीटर कितने होते हैं, आंसर जल्दी से बताओ। 5 kg प्लस 5 किलोमीटर कितने होते हैं, क्या इसका कोई जवाब है, आंसर है जवाब नहीं है सर, क्योंकि केजी में बस केजी को ही ऐड कर सकते हैं, किलोमीटर को किलोमीटर में ऐड कर सकते हैं। चलो वो छोड़ो, केजी किलोमीटर की बात हो गई। हाँ अच्छा एक बात बताओ, 5 kg प्लस 5 डिग्री सेल्सियस कितने हो सकते हैं, डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, तब भी हम कहेंगे कि नहीं ऐड हो पाएगा। अच्छा माइनस करने की कह दूं तो माइनस हो जाएगा क्या, आंसर है माइनस भी नहीं होगा। अच्छा तो ये बताओ 10 kg प्लस 10 kg कितना होगा, अरे भाई साहब ये पॉसिबल है, ये 20 kg हो जाएगा। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि बस मैं सेम टाइप की क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, अलग अलग टाइप की क्वांटिटीज के बीच में प्लस साइन या माइनस साइन पॉसिबल नहीं है। डिवाइड तो हो जाता है, किलोमीटर पर आवर, स्पीड क्या है, बोला किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर है ना, तो डिवाइड तो पॉसिबल है, मीटर पर सेकंड ये पॉसिबल है, न्यूटन मीटर इनटू भी पॉसिबल है। लेकिन अगर दो क्वांटिटीज के बीच में प्लस साइन लगा है तो वहां पर जरूरी है कि उन दोनों का जो नेचर है वो सेम होगा, दोनों सेम टाइप की क्वांटिटी होंगी, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमसे यही कहता है कि ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट व्हिच आर हैविंग सेम यूनिट या सेम डायमेंशन। क्लियर है। तो आपको एक चीज समझनी है, तो कभी भी आपको भी कोई इक्वेशन मिल जाए, जैसे ऐसा मिल जाए a + b = c, तो इसका मतलब क्या है देखना जरा। चलो इसका मतलब यह है कि जैसे a और b ऐड हो रही है ना, तो a और b ऐड हो रही है, तो इसका मतलब यहां पे बिल्कुल श्योर है कि इन दोनों की क्वांटिटी सेम है, कंफर्म्ड है, तभी ये दोनों ऐड हो सकते हैं। अच्छा अगर यहां ऐसे लिखा है x + y - z + ab, तो इसका मतलब यह है कि x और y के बीच में प्लस साइन है, इसका मतलब यह है कि ये दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम है, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होगा। अच्छा x और z भी तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इनकी यानी कि इन सब की आपस में जो यूनिट्स हैं, डायमेंशन है, वो कैसी है, सेम है, क्योंकि ये सब सेम क्वांटिटी हैं। अच्छा ए अकेला नहीं लेंगे, बी अकेला नहीं लेंगे, ए बी पूरा एक साथ ऐड हो रहा है ना, तो पूरे ए बी की क्वांटिटी इन सभी की क्वांटिटी के जैसी ही है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, वहां से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में आपको यहां पर लिखा मिलेगा, क्वेश्चन में आपको यहां पर लिखा मिलेगा कि if x plus at plus bt square is equal to c, find the dimension of a, b and c where x is distance, t is time। ऐसा क्वेश्चन आपको मिल गया। आपसे कह रहा है कि ये इक्वेशन लिखी हुई है आपके सामने, इसमें आपको a, b और c की डायमेंशन निकालनी है, जहां पर x क्या बता दी, बोला x डिस्टेंस है और t क्या है, टाइम है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 + 3 - 4 इज इक्वल टू कितना है, आंसर बताओ जरा। आप क्या बोलोगे, आंसर 1 बोलोगे ना।
अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे बोलूं कि 2 और 4 का कोई रिलेशन है, 2 और 4 के बीच में क्या साइन लगा ला, बताओ, माइनस साइन। कैसे? देखो 2 + 3 5, -4 कितना आया 1। चाहे मैं ऐसे जोड़ लूं कि 2 और -4 बोला माइनस का 2 प्लस का 3 1 आ गया, ठीक है। चाहे ऐसे जोड़ लूं 3 और -4 बोला माइनस का 1 प्लस का 2, तब भी आंसर हर केस में कैसा आ रहा है, बोला सेम आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इन सब के बीच में ही माइनस प्लस साइन लगा, ये सारे के सारे की डायमेंशन सेम है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ इतना काम करूंगा कि इन सबको एक साइड ले आऊंगा, सबको एक साइड, ठीक है, -c = 0। तो अब मैं क्या करूंगा, बस सिंपल इतना लिखूंगा कि यहां से मुझे एक चीज समझ में आती है कि डायमेंशन x की डायमेंशन और 80 इन दोनों की डायमेंशन कैसी है, सेम है, ठीक है। तो यहां से मैं x ये वैल्यू निकाल लूंगा। x क्या बताया क्वेश्चन में, बोला डिस्टेंस, तो x की जगह l ले लिया। t क्या बताया, टाइम, देखो ये लिखा है t इज टाइम, तो टाइम की जगह क्या लिखता हूं, कैपिटल T, डायमेंशनल सिंबल यही है। तो a का फॉर्मूला क्या बन गया, LT-1। अरे a l t अपॉन में आ गया, तो l t ऊपर जाके LT-1 बच गया। अच्छा आप ये पूछ सकते हैं कि सर ऐसे कैसे आपने x और 80 को आमने सामने ले लिया। मैंने कहा x और 80 प्लस हो रहे थे ना, तो इसका मतलब दोनों की डायमेंशन सेम हो सकती है। सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि 80 को इसके साथ ले लिया, 80 को इसके आमने सामने रख लेते, लेकिन मुझे a की डायमेंशन भी नहीं पता थी, b की भी नहीं पता थी, तो फिर उससे सॉल्व नहीं हो पाता, पूरा आंसर निकल के नहीं आ पाता, है ना। तो अब देखो, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप x के सामने bt स्क्वायर का रख लो, तो डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt स्क्वायर, ऐसा करेंगे तो देखना x की डायमेंशन क्या है, बोला l है, इज इक्वल टू b की डायमेंशन तो निकालनी है, क्वेश्चन में कहा abc की निकालो, तो b t स्क्वायर की जगह क्या लेंगे, टाइम का स्क्वायर, कैपिटल T का स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू l अपॉन t स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू क्या बन गया, LT-2। अच्छा सर जरूरी है क्या कि मैं इसको इसके सामने लूं, x के सामने सारी चीजें लूं, नहीं जरूरी थोड़ी ना है। आप तो एक काम करो, आप इन दोनों को भी आमने सामने लेते तब भी हो जाता। देखना AT इज इक्वल टू BT स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है भाई, a की डायमेंशन क्या निकाली थी आपने, LT-1 और t की डायमेंशन t, ठीक, इज इक्वल टू BT स्क्वायर, तो t का स्क्वायर ये हो गया, ये -1 और ये प्लस का 1, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहां पे बचा l, यहां पे फिर से BT स्क्वायर और b की डायमेंशन सेम आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करे जाते हैं, चाहे जो है किसी को भी किसी के आमने सामने रख लो, आंसर आपका सेम आने वाला है, ठीक है। अब इस प्रकार से, लेकिन आसान होगा अगर आप सिंपल वैल्यूज को आमने सामने रखेंगे। इसी प्रकार से अगर मैं ऐसे कहूं कि डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, तो देखो c की डायमेंशन, c को हमने c लिखा, x की डायमेंशन क्या है, l, क्योंकि x और c भी तो आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने a b और c तीनों की डायमेंशन निकाल ली। क्लियर है, क्लियर है बात, जरा बताओ समझ में आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मैंने सॉल्व करके बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो, यहां पे एक इक्वेशन लिख के दे दिया आपको, इस इक्वेशन में कुछ ऐसा लिख दिया, p + a अपॉन v स्क्वायर इंटू v माइनस b इज इक्वल टू RT। ये इक्वेशन आपको लिखी मिल गई, जहां पे बताया जा रहा है कि p क्या है, p बता रहे हैं प्रेशर है, v वॉल्यूम है, तो आपको a और b की डायमेंशन निकालनी है। बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस आप ये देखो कौन कौन प्लस या माइनस हो रहे हैं, बस आप यहां पे ये देखो कि v और b क्या हो रहे हैं, आपस में प्लस माइनस का साइन है, तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि v माइनस b ये दोनों प्लस या माइनस हो रहे हैं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। तो v क्या है, क्वेश्चन में क्या लिख के दे रहा है, वॉल्यूम, तो v की डायमेंशन आ गई L3 और b की हमें फाइंड करनी थी, ये निकाल दी, ठीक है। चलो अब यहां पर देखना इस वाले ब्रैकेट में कौन कौन प्लस माइनस हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि p के साथ क्या अकेला a प्लस हो रहा है क्या, नहीं, p पूरा a अपॉन v स्क्वायर में ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे लिखो कि डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ
A अपॉन वी स्क्वायर। तो P क्या है, प्रेशर लिख के दे रहा है, तो इसका फॉर्मूला ml-1T-2। अब तक तो याद हो जाना चाहिए। A अपॉन V क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का तो पता है ना L³ होता है, तो वॉल्यूम का भी स्क्वायर है भाई साहब ये तो यहां पे भी स्क्वायर लगा दो, तो यहां पर ये कुछ ऐसे हो जाएगा ml-1T-2, ml-1T-2 ये लिखा हुआ है एज इट इज, या अपॉन A ये हो जाएगा L की पावर 6, L की पावर 6 यहां पहुंचेगी तो ml-1T-2, L की पावर 6 यहां पहुंची तो L की पावर 6, अगर ऐसे पलटती तो -6 हो जाता, लेकिन ये मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो ये तो m L की पावर 5 T की पावर -2 ये बन गई A की डायमेंशन। इस तरीके से इसको सॉल्व करा जाता है। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और एक क्वेश्चन आपको घर के लिए दे रहा हूं, इसको जरा से मुझे इसकी डायमेंशन बताना। अगर मैं यहां पे लिख दूं FA प्लस PC या PB इज इक्वल टू X, फाइंड डायमेंशन ऑफ A, B या A एंड B, A और B की डायमेंशन चाहिए, ठीक। हियर X इज डिस्टेंस, X क्या है, X डिस्टेंस है, F इज फोर्स, F फोर्स है, और P इज मोमेंटम। ये मैंने आपको गिवन कंडीशन दे दी, ये आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहा हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपका स्वागत है। और टेलीग्राम चैनल पे इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं। देखिए नेक्स्ट अभी हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। इसमें हम डायमेंशनल फॉर्मूला की मदद से अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उनके बीच में रिलेशन समझेंगे। मतलब बहुत सिंपल सी बात है। क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से मिलेंगे, जैसे क्वेश्चन में कहा जाएगा द वेलोसिटी ऑफ साउंड waves depends on density of medium and elastic constant capital E, find the formula of velocity of sound। मतलब क्वेश्चन में हमेशा इस प्रकार शुरुआत होगी कि एक क्वांटिटी दो अलग अलग या तीन अलग अलग क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, तो उस क्वांटिटी का आपको फॉर्मूला बनाना है। मतलब वो फॉर्मूला जो बुक्स में होता है हमें पता नहीं होता, उस फॉर्मूले को आपको डिराइव करना होता है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात, वेलोसिटी v ऑफ साउंड, कहा जा रहा है कि साउंड की वेलोसिटी किसी मीडियम में उस मीडियम की डेंसिटी और इलास्टिक कांस्टेंट पर डिपेंड करती है ना। तो आपको साउंड की वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बेसिक मेथड को हमें जो है फॉलो करना होता है। सबसे पहले देखो, तो यहां पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना वेलोसिटी, तो मैंने लिख लिया वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ साउंड, किसी की भी वेलोसिटी हो लेकिन है तो वेलोसिटी, तो मुझे वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना है। डिपेंड्स ऑन, तो डिपेंड्स ऑन की जगह मैं लिखाऊंगा प्रोपोर्शनैलिटी साइन, ठीक है। किस किस पे डिपेंड कर रही है, बोला डेंसिटी, तो डेंसिटी को मैंने लिखा रो। और किस पे डिपेंड कर रही है, इलास्टिक कांस्टेंट, तो इसको मैंने लिखा कैपिटल ई। क्लियर है। चलिए अब इसके आगे हम क्या करते हैं कि जो जो टर्म्स है ना उसके ऊपर पावर लगा देते हैं। लेट्स से इसके ऊपर पावर ए, इसके ऊपर पावर बी, ठीक है। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हमने बोला के, ठीक। के रो ए की पावर ए और ई की पावर बी, ठीक है। चलिए कुछ नहीं करेंगे, सिंपल डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे सबका। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, LT-1, ठीक है। के तो कांस्टेंट है, के का हम कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ठीक है। रो क्या है, डेंसिटी, तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ML-3, ठीक है। रो के ऊपर पावर कितनी है, ए, तो इसके ऊपर भी पावर आ गई ए। इलास्टिक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला ML-1T-2। अब तो याद होना चाहिए ना, कई बार करा दिया। इसके ऊपर पावर बी थी तो फॉर्मूले के ऊपर ही पावर बी आ गई, ठीक है। इस मेथड की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन कराऊंगा क्लियर हो जाएगा, एक और कराऊंगा फिर क्लियर हो जाएगा। इस मेथड की हेल्प से हम क्या करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला डिराइव कर देंगे, ठीक है। देखो तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ m, l, t, इन तीनों की पावर हम कंपेयर करेंगे। तो पहले m की पावर कंपेयर करें, ठीक है। यहां पे देखो क्या यहां पर m है, क्या यहां पर m है, आंसर है m नहीं है, तो m की जगह हम 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। तो 0 लिखा। क्या यहां पर m है, सर है। m के ऊपर कितनी पावर, बोला 1, अगर 0 होता तो m 0 लिखा होता या बिल्कुल ही गायब होता। तो m के ऊपर पावर 1 का इंटू a से, तो a, क्लियर। प्लस देखो
जैसे अगर ये लिखा है m के ऊपर 2 और m के ऊपर 3, तो हम क्या करते हैं, अगर बेस कॉमन होता है तो इनटू में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना, तो बस ऐसे हो जाएगा कि यहां पर देखो कि पावर m की पावर क्या है a, और यहां पे m की पावर क्या है 1, और 1 का इंटू b से तो b हो गया। ठीक है, अब l की पावर कंपेयर करते हैं, यहां पे l की पावर क्या है 1, ठीक है, इज इक्वल टू यहां l की पावर -3 का इंटू a से तो -3 हो गया। यहां पर l की पावर कितनी है देख के बताओ जरा, -1 का इंटू b से तो -b हो गया। क्लियर है? चलिए अब देखो t की पावर, तो t की पावर कितनी है -1, यहां पे देखो यहां पे तो t है ही नहीं, कोई बात नहीं, यहां पे t की पावर कितनी बोला -2 का इंटू t है नहीं तो कुछ लिखना ही नहीं है, -2 का इंटू b से तो -2b हो गया। क्या हो गया? -2b। अब यहां पे माइनस से माइनस साइन कट गया तो b इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2, तो b की वैल्यू निकाल दी। इसी प्रकार से a की वैल्यू निकाल लो, कोई सी भी इक्वेशन पुट कर दो, जैसे यहां से 2, 3, 4 किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, जैसे थर्ड में पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन देखो 0 इज इक्वल टू a प्लस b की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 पुट कर दी। अब ये वैल्यू इस साइड चली जाएगी तो -1/2 हो गई, किसकी वैल्यू? a की वैल्यू, तो a की वैल्यू -1/2 और b की वैल्यू 1/2। ये जो हमने वैल्यूज निकाल दी उठा के इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। v इज इक्वल टू k, रो a की जो पावर है -1/2 वो हमने रख दी, और इसकी जो पावर है +1/2 b की जगह पे वो हमने रख दी। 1/2 का मतलब होता है रूट, 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, और -1/2 का मतलब भी रूट है, लेकिन वैल्यू अपॉन में पहुंच जाएगी माइनस साइन होने के कारण, तो k की जगह k लिखा। अब देखो रो के ऊपर कितनी पावर 1/2, लेकिन -1/2 है ना, तो माइनस होने के कारण ये नीचे आएगा, है ना, और e के ऊपर ही 1/2, लेकिन प्लस होने के कारण ये ऊपर, तो दोनों के ऊपर पावर 1/2 है, तो हमने इस प्रकार से इसको बना दिया। तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला हो जाता है साउंड का, v इज इक्वल टू k रूट e बाय रो। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा के दिखाता हूं, सो दैट आपको अंदाजा हो। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जो क्वांटिटी जिस पे डिपेंड कर रही है वो लिखना है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के k लगाना है, a b c पावर चढ़ा देनी है, सबकी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद सभी की m की l की t की पावर और कंपेयर करना है, और बहुत सिंपल तरीके से a b c तीनों की वैल्यू निकाल करके जो भी दिया है और उसको इक्वेशन नंबर 1 में वापस से पुट कर देना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़कर के हम यहां पर क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखना, जरा समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा। देखो इस अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो क्या कहा जा रहा है कि कौन किसकी बात कर रहे हैं, टाइम पीरियड, किसी का भी हो उससे मतलब नहीं है। कहा जा रहा है कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है कि एक चक्कर, एक ऑसिलेशन कितने टाइम में होता है पूरा, उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन किस पे डिपेंड कर रहा है, इफेक्टिव लेंथ, लेंथ कोई सी भी हो, है तो लेंथ, इफेक्टिव हो अनइफेक्टिव उससे मतलब नहीं है तो लेंथ, तुमने यहां पे लिख दिया लेंथ। ठीक है, और किस पे बोला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसी के भी कारण हो एक्सेलरेशन, इससे मतलब नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू बाय एनी फोर्स। ठीक है, आपको समझना है एक्सेलरेशन तो है, ठीक, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। सर क्वेश्चन में लिख के दिया जाएगा क्या? हाँ, क्वेश्चन में लिख के दिया जाएगा किसके लिए, क्या टर्म हमें यूज करना है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड पे डिपेंड कर रहा है। फाइंड फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, अब हमें इससे टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है डिराइव करना है, तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी बात है, पावर लगा दो a, इसके ऊपर पावर लगा दो b, टाइम इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाया, ये k, और यहां पे L की जगह पे L, A की पावर और G की पावर, ये B आ गया। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो T इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला बना लो, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा T, क्लियर है, K का कुछ नहीं होगा, लेंथ का क्या होगा L, तो L की पावर A, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो क्या हो जाएगा LT - 2, एक्सेलरेशन का तो ये होता है ना, और पावर कितनी है G के ऊपर B, तो इसके फॉर्मूले पे भी हो गई B। ठीक है, अब कंपेयर करो MLT की पावर, भाई साहब यहां पे M दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा तो 0, यहां पे M दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो 0, यहां पे M दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो 0, यानी कि सब 0 है तो लिखने की कोई जरूरत
नहीं है। क्लियर। अब एल की पावर कंपेयर कर लो, यहां पे आपको एल दिख रहा है, इस साइड देखो क्या आपको एल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो यहां पे भी क्या लिखा 0। क्या आपको यहां पे एल दिख रहा है, हां सर दिख रहा है, दिख रहा है, तो एल के ऊपर क्या है पावर 1, 1 का इंटू ए से, तो ये हो गया ए। ठीक है, यहां पे एल के ऊपर पावर 1, 1 का इंटू बी से, तो ये हो गया ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए जरा यहां पे देखो टी, क्या आपको टी दिख रहा है, हां टी के ऊपर कितनी पावर है, बोला 1। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू, क्या यहां पे टी है, नहीं है, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं। क्या यहां पे टी है, हां है सर, तो टी के ऊपर पावर -2, -2 का इंटू बी से, तो -2b हो गया। तो b की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी दैट विल बी माइनस का 1/2, ये 2 नीचे पहुंच जाएगा ना माइनस का, तो माइनस का 1/2 हो गया। तो b की वैल्यू -1/2, इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बना दो इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन सेकंड से हमें क्या समझ में आ रहा है कि 0 इज इक्वल टू ए की जगह पे कुछ नहीं, बी की जगह पे माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 है, तो ये -1/2 आ गया। अब ये 1/2 इस साइड पहुंचेगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 1/2 आ गया। तो यहां पर देखना जरा वैल्यूज क्या निकल के आई, टी इज इक्वल टू के एल की पावर ए जी की पावर बी, तो टी इज इक्वल टू के एल की पावर कितनी है 1/2 और g की पावर कितनी है b, यानी कि -1/2, जो कि हमने निकाली है। अब देखो t इज इक्वल टू k को k रखो, l के ऊपर क्या है 1/2 पावर यानी कि रूट आएगा। ठीक है, g के ऊपर क्या है 1/2 पावर यानी कि इस पे भी रूट आएगा। ठीक है, लेकिन g के ऊपर तो पावर जो है वो माइनस में, तो रूट जो आएगा वो तो है ही, लेकिन g कहां चला जाएगा अपॉन में। ठीक है, तो t इज इक्वल टू के रूट एल बाई जी, और इस क्वेश्चन में जो k की वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में लिख करके दी जाएगी कि बेटा 2 पाई ले लेना, 2 पाई रूट एल बाई जी। तो ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है, जिसको हम डायमेंशन की हेल्प से बिल्कुल डिराइव कर लेते हैं। उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आ गया। सर ये k 2 पाई कैसे आया, आपको क्वेश्चन में लिख के दी जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेनी है, और नहीं लिख के दी जाए तो आप k की जगह k लिख देना, बस हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से ट्राई करना है। एग्जाम्पल के तौर पर, थोड़ा सा हिंट के तौर पर बता दूं, एस्केप वेलोसिटी, प्लेनेट को छोड़कर के जाने वाली, अर्थ को छोड़ के स्पेस में जाने वाली वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। मिनिमम वेलोसिटी जो अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स को छोड़ने के लिए जरूरी है। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g एंड रेडियस स्मॉल r ऑफ प्लेनेट, डिराइव फार्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी। ये हिंट आपको दे दी है, इसका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, बताना जरूर है, कंपलसरी है। सर मुझसे नहीं बना तो टेलीग्राम चैनल से जाकर के डाउनलोड कर लेना। देखो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, उसको डाउनलोड करो। 11th क्लास का बिल्कुल नया टेलीग्राम बनाया आपके लिए, बिल्कुल ब्रांड न्यू। ठीक है, चलो तो डाउनलोड कर लेना उसको, ज्वाइन कर लेना मतलब। ठीक है, अभी देखो जरा, अब नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिल रहा है, ये कभी कभी नए नए टाइप के क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप इस मेथड से कर सकेंगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है कि इफ फोर्स टाइम वेलोसिटी आर ट्रीटेड एज फंडामेंटल क्वांटिटी। पहली चीज समझ लो कि फंडामेंटल क्वांटिटी बस 7 ही है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ना, इनके अलावा कोई और फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि अगर हम फोर्स को, टाइम को, वेलोसिटी को, इन तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटी मान ले तो आपको एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। पहली चीज तो मैंने आपको बताया था कि एनर्जी का फॉर्मूला और वर्क का फॉर्मूला सेम होता है कि नहीं होता। तो वैसे तो एनर्जी का फॉर्मूला ये होना चाहिए था ml²T-2 वर्क के फॉर्मूले के जैसा, लेकिन ये फॉर्मूला तो जब बनता है जब मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, फंडामेंटल क्वांटिटी। वो पूछ क्या रहा है कि यदि फोर्स, टाइम, वेलोसिटी ये फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह कंसीडर की जाए तब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, निकाल लेते हैं जरा, कैसे करेंगे। तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला बनाना है तो लिखेंगे एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, एनर्जी डिपेंड कर रही है फोर्स पे, टाइम पे, वेलोसिटी पे। ठीक है, चलो तो ठीक है, देख लेते हैं जरा। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा, क्या आ गया के एफ के ऊपर पावर ए, टी के ऊपर पावर बी और वी के ऊपर पावर सी। एफ ए, टी के ऊपर बी और वी के ऊपर सी, यही दिया है ना।
चलिए अब कुछ नहीं करेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, ml स्क्वायर टी माइनस टू, वो लगा दिया। के की जगह पे के का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, हटा दिया। फोर्स का फॉर्मूला mlt माइनस टू होता है, ठीक है। पावर क्या है a, टाइम का फॉर्मूला t होता है, तो पावर क्या है b। वेलोसिटी की जगह होता है lt माइनस वन, पावर क्या है c। कुछ नहीं करना, mlt तीनों की वैल्यू कंपेयर कर लो। m की वैल्यू क्या है, m के ऊपर पावर क्या 1, ठीक है। m के ऊपर पावर क्या 1, 1 का इंटू a से, तो a, यहां पे m है नहीं है, कुछ नहीं लिखना, यहां पे m है नहीं है, कुछ नहीं लिखना, तो m की वैल्यू, a की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब l की पावर कंपेयर कर लो, देखो जरा l की पावर कंपेयर करें तो l के ऊपर पावर कितनी है, बोला 2, ठीक है। यहां पे l के ऊपर पावर 1, 1 का इंटू a से, तो हो गया a, ठीक है। टी को अब यहां पे तो L है नहीं, कोई बात नहीं, यहां पे तो L है तो पावर 1, 1 का इंटू सी से, तो A प्लस सी आ गया। क्लियर है। अच्छा एक काम करो, यहां से एक काम करना, A की वैल्यू उठा के 1 पुट कर दो, तो 2 इज इक्वल टू A की वैल्यू 1, ये देखो यहां से उठा के रख दी, प्लस सी, तो यहां से C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस 1, तो 1 बचेगी। तो मैंने A और C दोनों की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक काम करो, T की पावर और कंपेयर कर लो, T की पावर और कंपेयर कर लो, तो T की पावर कंपेयर करेंगे तो -2 इज इक्वल टू, -2 है यहां पे, -2 का इंटू A से, तो -2A बन गया। यहां पे 1 का इंटू B से, T की पावर कर रहे हो तो ये B बन गया। क्लियर, प्लस प्लस क्यों, T की पावर -1 है, तो -1 का इंटू C से, तो -C बन गया। क्लियर। चलिए तो अब देखो कुछ नहीं करना, -2 इज इक्वल टू -2, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 1, तो -2 इंटू 1 प्लस B, C की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस का 1, ठीक है। -2 इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस का 1 प्लस का B, तो माइनस का 2, माइनस का 3 प्लस का B, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये यहां पे B इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो B की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, B की वैल्यू हो गई 1, ठीक। चलो तो मेरे पास A B C तीनों की वैल्यू हो गई, तो एनर्जी का फॉर्मूला K, F की पावर A, T की पावर B, V की पावर C, E इज इक्वल टू K। F की पावर A कितनी है, F की पावर, K को हटा दो, K को गोली मार दे, नहीं मारनी है तो मत मारो। K, वैसे K कोई डायमेंशन, K की वैल्यू आप मान के चलो, लिख के दे देगा, लेट K इज इक्वल टू 1। अगर K की वैल्यू 1 है तो हम E इज इक्वल टू क्या करेंगे, F के ऊपर पावर A की वैल्यू कितनी है 1, T की वैल्यू कितनी है, T की वैल्यू बताओ, T के ऊपर पावर कितनी है B, तो B की वैल्यू है 1, और वेलोसिटी C की वैल्यू कितनी है, कोई वैल्यू माइनस में भी आ रही है क्या, नहीं आ रही है ना, तो FTV, यही फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, FTV, तीनों के ऊपर पावर क्या आ गई 1 1 1। अगर कोई वैल्यू माइनस में आ जाती ना, माइनस में, मैं एक बार और चेक कर लूं, कोई वैल्यू अगर माइनस में आ जाती या 2 3 4 हो जाती, तो वो बस उसकी जगह पे लिख जाती। तो F1 T1 V1 ये एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, इस प्रकार से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसे आपको यहां पर दिया, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, यदि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को हमने फंडामेंटल यूनिट कंसीडर कर लिया, तो आपको मास की डायमेंशन निकालनी है, किसकी, मास की। तो हमने क्या किया, सिंपल सा इतना काम किया कि मास किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स, वेलोसिटी, टाइम पे। भाई A B C पावर ले ली, यहां से A की वैल्यू आई 1, B की वैल्यू -1 और C की वैल्यू +1, तो बस इसी फर्स्ट इक्वेशन में ले जाके फिर से पुट कर दिया, तो यहां पर जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया वो ये आ गया, M इज इक्वल टू F V -1, और ये T बन गया। क्लियर है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन अभी आप कर लेंगे, कमेंट में एक बार मुझे लिख करके बताना कि हाँ सर ये मुझे क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अभी मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से यूनिट कन्वर्ट की जाती है यूजिंग डायमेंशनल मेथड। देखो यूनिट कन्वर्जन बहुत आसान है, हम दो तरीके से कर सकते हैं, तो सिंपल मेथड और एक डायमेंशनल मेथड। सिंपल मेथड की अगर मैं बात करूं तो इसे अगर मान के चलो, मुझसे ये कहा जा रहा है कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप कन्वर्ट करिए सीजीएस सिस्टम में। किसमें, सीजीएस। अभी ये एसआई यूनिट में लिखा है ना,
केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं कन्वर्ट कर लूंगा इसको। सीजीएस में जहां जहां किलोग्राम लिखा है वहां वहां ग्राम आना चाहिए, तो 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, लिख दिया। जहां जहां मीटर लिखा है वहां वहां सीजीएस में क्या आना चाहिए, सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर लिख दिया। अपॉन में सेकंड स्क्वायर है, तो सेकंड तो एसआई में भी टाइम की यूनिट सेकंड होती है और सीजीएस में भी टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो मैंने लिख दिया। तो क्या बन गया, 10 की पावर कितनी, देखो 5 जीरो आ रही हैं, तो 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर और ये मीटर स्क्वायर। क्लियर है? आपको जानकर के अच्छा लगेगा कि भाई साहब ये तो जो है ये तो फोर्स की, देखो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की यूनिट ये, इसकी यूनिट ये एक्सेलरेशन की, तो ये तो आप देखेंगे ये तो फोर्स की यूनिट है, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है, दूसरा नाम, इसको हम न्यूटन बोलते हैं, ठीक। अच्छा, इसी प्रकार से जैसे इसका नाम एसआई में न्यूटन है तो इसका नाम होता है सीजीएस यूनिट में डाइन। तो आपने देखा कि 1 न्यूटन में कितने डाइन हो गए, तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन हो गए। तो नॉर्मल मेथड से हमसे ये कहता है। इसी प्रकार से अगर मान के चलो मैं लिखता हूं वर्क की एसआई यूनिट, वर्क की एसआई यूनिट, तो वर्क की एसआई यूनिट क्या है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, जूल, जूल बोलते हैं। अब मुझे इसे सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो जहां केजी लिखा है उसकी जगह 30 1000 ग्राम, जहां मीटर लिखा है उसकी जगह 100 सेंटीमीटर। अरे भाई साहब ये तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा है ना, तो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर, अपॉन में सेकंड स्क्वायर, एसआई यूनिट चाहे सीजीएस दोनों में टाइम की यूनिट सेकंड रहेगी। ये हो गया 1000 ग्राम, और देखो मीटर को सेंटीमीटर में किया है, देखो इसका स्क्वायर लगा है, तो ये हो गई 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो हमने देखा कि 10 की पावर 3 और 2 4 7, तो ये हो गया 10⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने देखा कि इसको हम कहते हैं सब बच्चे मिलकर के जूल, और ये हो जाएगी सीजीएस सिस्टम में इसका नाम रख दिया अर्ज। तो ये दोनों वर्क की यूनिट हैं, लेकिन हमने क्या पाया कि जब हम जूल को अर्ज में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁷ का इनटू हो जाता है 10⁷ अर्ज। तो नॉर्मल तरीके से इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें ज्यादा कोई झंझट नहीं है। लेकिन डायमेंशनल मेथड से किस प्रकार से यूनिट कन्वर्ट की जाती हैं ये मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं, तो आप इसको समझिए। और स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम मिड टर्म वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड आपको आना चाहिए। कौन सा, जो अभी सिखा रहा हूं, और जो हमने अभी किया वो हमेशा आप फॉलो करेंगे। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले आप एक चीज समझ लो, जैसे मैं पता है कि N2U2 इज इक्वल टू N1U1 होता है, बस एक बात अपने दिमाग में रखो। क्यों सर, मैंने कहा था ना कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो आपने क्या देखा, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है तो यूनिट बड़ी है, यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है तो यूनिट छोटी है। तो यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू ये कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन क्वांटिटी तो दोनों सेम है ना, चाहे इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो। तो वही हमने बोला कि N2U2 इज इक्वल टू N1U1, क्वांटिटी दोनों कैसी हैं, सेम। ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है ना। चलिए, तो अगर जैसे मान के चलो मुझे नहीं पता कि 1 न्यूटन में कितने डायन या 1 जूल में कितने अर्ज होते हैं, तो कितने मतलब मुझे N2 की वैल्यू नहीं पता, लेट्स से 1 जूल में कितने अर्ज होते हैं ये निकालना है। तो 1 तो क्या है, N1 हो गया, जूल तो क्या हो गई भाई, पहले वाले की यूनिट हो गई। कितने अर्ज ये मुझे नहीं पता, N2 मुझे निकालना है, अर्ज क्या हो गई, यूनिट हो गई सेकंड वाले की। ठीक है, तो अगर मुझे N2 निकालना है इस प्रकार से, तो N1 इज इक्वल टू U1/U2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहां पे एक चीज समझिए, जैसे मान के चलो जिसकी यूनिट मुझे कन्वर्ट करनी होती है ना, उसका मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेता हूं। जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन मुझे मिल रहा है, समझना, यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, 1 जूल इंटू अर्ज। 1 जूल को अर्ज में कन्वर्ट करना है डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल मेथड की हेल्प से। तो देखो मैं क्या करूंगा, यहां पे जूल को मैं क्या लिख सकता हूं, जूल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ml² T-2। वर्क का यही फॉर्मूला होता है, ml² T-2। ठीक है, अब आप यहां पर ये देखिए, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से मैं ये देखूंगा कि a की वैल्यू, जो पावर इनके ऊपर लगी है उसको ABC बोलेंगे। तो a की वैल्यू क्या है, 1, a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, b की वैल्यू क्या है 2, और C की वैल्यू क्या है -2, जो पावर है उसको ऐसा बोलेंगे। ठीक है, अच्छा ये कौन सी सिस्टम है भाई, ये ऐसा यूनिट है ना अभी जूल, तो ऐसा यूनिट में क्या लिखते हैं, केजी, मीटर और ये सेकंड स्क्वायर। तो आप यहां पर M1 की जगह क्या लिखेंगे, डायमेंशनल मेथड से मुझे करना है, तो आप यहां पे ऐसे लिखो कि यहां पर मास की जगह क्या लिखा जा रहा है 1 kg,
ठीक है, यहां पे लेंथ की जगह क्या लिखा जा रहा है 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि देखो इसकी यूनिट क्या होती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो यहां पर L1 की जगह मैं क्या लूंगा 1 kg, सॉरी M1 की जगह 1 kg, L1 की जगह क्या लूंगा 1 मीटर और T1 की जगह क्या लूंगा 1 सेकेंड। मतलब यहां पर जो बेस यूनिट है एसआई सिस्टम में केजी मीटर सेकेंड है, जबकि जिसमें हमें कन्वर्ट करना है जूल से अर्ज में कन्वर्ट करना है, अर्ज सेंटीमीटर में, तो इसकी जगह मैं लूंगा 1 ग्राम यहां पे M2 की जगह, L2 की जगह लूंगा 1 सेंटीमीटर और T2 की जगह लूंगा 1 सेकेंड। और जो जो पावर जैसे जैसे इस्तेमाल करी है बस वो करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है N2 इज इक्वल टू, इससे मतलब नहीं आपको आता है कि नहीं, डायमेंशन फॉर्मूला आता है काम बन जाएगा। N2 इज इक्वल टू N1 U1 बाय U2, ये लिखा है बस देखो N2 इज इक्वल टू N1, यहां पे लिखो M1 बाय M2 की पावर A, L1 बाय L2 की पावर B और T1 बाय T2 की पावर C। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, आप यहां पर देखो N2 जूल, ये तो मुझे पता है कितने जूल, बोला 1 जूल, तो यहां पे लिख दिया मैंने 1, ठीक। M1 बाय M2, तो आप यहां पे समझो 1 kg अपॉन 1 ग्राम, ठीक है, पावर कितनी A की जगह 1, यहां पे देखो, यहां पे देखे ना L1 बाय L2 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी 2, 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड, पावर कितनी -2, ठीक है। N2 इज इक्वल टू 1, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं केजी को ग्राम में तो ये इस तरीके से ग्राम हो जाएगा, पावर कितनी है 1, यहां पे ऐसे 100 सेंटीमीटर लिखा जाएगा और ये सेंटीमीटर, पावर कितनी है 2, सेकंड से सेकंड का कोई मतलब ही नहीं है तो पावर -2 कैंसिल हो जाएगा, वो तो अपने आप कन्वर्ट करना नहीं है। यहां से देखो ग्राम से ग्राम कट गया, 1 तो हट ही जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे क्या कितना बचा है 1000, ठीक है, यहाँ पे कितना सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, यहाँ पे 100 के ऊपर स्क्वायर है तो ये 4 0 आ गई और ये -1 के ऊपर कितनी पावर लगे हो, आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो N2 की वैल्यू कितनी निकाल दी हमने 10 टू द पावर 3 और ये 4 7 7 0 10 टू द पावर 7 हो गई, यानी कि हमें पता पड़ गया, हमने N2 निकाल दिया कि 1 जूल में कितने अर्ज होते हैं। बात क्लियर है, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे, इस प्रकार सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो आपका एक होमवर्क देता हूं, इसको ट्राई करना, हाँ, और इसको नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा आपको पीडीएफ में, ठीक है। तो 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करके आपको दिखाना है। सर एक ही क्वेश्चन करवाया आपने, नहीं, आपको और क्वेश्चन करवाता हूं लेकिन वेरिएशन के साथ, ठीक है, वेरिएशन के साथ करवाता हूं आपको, ठीक। देखिए जरा, तो इसे मान के चलो यहां पर आपको कन्वर्ट करना है, इसको देखो यहां पर आपको ऐसे कन्वर्ट करना है, देखो 60 जूल पर मिनट को आपको कन्वर्ट करना है ऐसे सिस्टम में जहां पर जो बेस यूनिट है वो 100 ग्राम है, 100 सेंटीमीटर है और 1 मिनट है। जैसे आपको समझाता हूं, समझ में आएगा। देखो अभी 60 जूल पर मिनट, तो पहली चीज तो यहां पर ये हो गई कि पहले 60 जूल पर मिनट दिया है ना, तो पहले तो ये एसआई सिस्टम में लिखा ही नहीं है, पहले ये मिनट है, तो मैं इसको सेकंड में कर लेता हूं, है ना, सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 60 जूल तो सेकंड ऐसा यूनिट होती है, मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये 60 कैंसिल हो गया, ये बन गया जूल पर सेकंड बन गया, और यहां पे लिखा है 1, कैंसिल हो गया 1 ही बचेगा। तो यहां पर ये आप देख रहे हो कि ये किसकी वैल्यू हो गई, N1 की वैल्यू हो गई, ये क्या हो गई U1 हो गई। अब मुझे कन्वर्ट करना है N2 U2 के फॉर्म में, ठीक है। N2 मुझे निकालना है कि 60 जूल पर सेकंड में, 60 जूल पर सेकंड को ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसकी यूनिट ग्राम में, सेंटीमीटर और मिनट में होनी चाहिए, लेकिन कितने 100 ग्राम, यानी कि जिसकी सबसे छोटी यूनिट है वो 100 ग्राम होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर होना चाहिए, 1 मिनट होना चाहिए, ठीक है। तो बस अपन ऐसा ही करेंगे। तो सबसे पहले ये जो 60 जूल पर सेकंड है, ये किसकी जूल पर सेकंड, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना लो। तो हम देखो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, जूल पर सेकंड का देखना जरा, ये हो जाएगा, जूल होती है ml² t-2 वर्क के लिए और सेकंड की होती है t, तो ये बन जाएगा ml² t-3, ये है। तो यहां पर a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है -3, ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे भाई, देखो
पहले वाले सिस्टम में m1 की जगह लिखेंगे 1 kg, क्योंकि कुछ नहीं बताया तो 1 लिखना है। L1 की जगह लिखेंगे 1 मीटर और T1 की जगह लिखेंगे 1 सेकेंड, ठीक है। और N1 की वैल्यू में पता ही है, अगर यहां पे 60 जूल पर सेकंड ऑलरेडी लिखा होता तो N1 की वैल्यू 60 हो जाती है ना, क्योंकि वो कैंसिल नहीं होती ना फिर। चलिए अच्छा, M2 दूसरे वाले की जगह क्या लिखेंगे? अगर यहां पे वो सिंपल ये कह रहा था सीजीएस में कन्वर्ट करो, तो इसकी जगह भी हम 1 ग्राम 1 मिनट जो भी है सेंटीमीटर 1 सेकंड ले लेते, लेकिन वो कह रहा है ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करो जिसकी बेस यूनिट 100 ग्राम हो, तो यानी कि 1 केजी से मुझे 100 ग्राम तक पहुंचाना है इसको, ठीक है। L2 की जगह क्या लेना है? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको, और T2 की जगह क्या लेना है? T2 की जगह लेना है मुझे 1 मिनट, यानी कि मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है। यहां पे तो सेकंड लिखा है, देखो आसान है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगा दो। N2 इज इक्वल टू N1 बाय, अच्छा N2 इज इक्वल टू N1 U1 बाय U2, ठीक है। N2 इज इक्वल टू N1 की जगह 1 पुट करना है और M1 बाय M2, पावर कितनी है? A, ठीक है। L1 बाय L2 पावर कितनी है? B। T1 बाय T2 पावर कितनी है? C। रख दो भाई सारी वैल्यूज। N2 इज इक्वल टू 1 तो हट जाएगा, इसको 1 kg और M2 की जगह 100 ग्राम, ठीक है। यहां पे 1 मीटर और इसकी जगह 100 सेंटीमीटर, यही तो लिया L2 की वैल्यू, देखो जरा 100 सेंटीमीटर। पावर देखो, A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू -3 है, ठीक है। अब देखना T1 की वैल्यू कितनी? 1 सेकेंड और इसकी वैल्यू कितनी? 1 मिनट, ठीक है। पावर कितनी? -3, ठीक है। N2 इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, अपॉन में 100 ग्राम है। यहां पे इसकी पावर तो 1 है, लिखने की जरूरत नहीं। 100 सेंटीमीटर होता है, अपॉन में 100 सेंटीमीटर ऑलरेडी है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो 100 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, ठीक है। यहां पे देखो 1 सेकंड तो ठीक है, अच्छा मिनट में, क्योंकि यूनिट कैंसिल करनी पड़ेगी ना अपन को सारी, कितना? 60 सेकंड होता है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट कर लिया, पावर -3 है, पावर 2 है। अब देखते हैं जरा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ऊपर कितना बचेगा भाई? 10 बचेगा, पावर 1 है। ऊपर कितना बचेगा भाई? यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, यहां पे 1 बचा, पावर 2 बची, सब कैंसिल हो रहा है। अच्छा सेकंड कैंसिल, ये 1/60 लिखा है, पावर -3 है, तो हम क्या करेंगे? पावर -3 है ना, -3 है ना। अब अगर मैं इसको पलट दूं तो पावर क्या हो जाएगी? +3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? +3। 1/60 है, 1/60 है। अगर मैंने इसको 60 बना दिया तो पावर क्या हो जाएगी? +3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? +3, ये ऐसे +3, ठीक है। ये रूल होता है, क्या रूल होता है कि 1 जैसे ऐसे लिखा है, 1/2 के ऊपर -3 पावर है, तो हम क्या, अगर मैं इस 2 को ऊपर ले आया ना तो पावर कैसी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो बस ऐसा ही समझ लें आप कि यहां पर एक पावर कैसी हो गई? ये इस तरह की हो गई। तो अब देखो N2 की वैल्यू क्या आ रही है, इसको चेक कर लो, 2। अब अगर मैं इसका 3 बार इंटू कर दूं तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216, है ना। तो ये 216, ये तो हो गया 10 और ये हो गया 216 के आगे 3 0, ठीक। तो N2 इज इक्वल टू, ये बन गया मेरे पास 216 और ये 1 2 3 और ये 4, तो N2 की वैल्यू इतनी आ गई, यानी कि इस सिस्टम से इसमें कन्वर्ट करने में इतने का आपको इंटू करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। और टेलीग्राम से नोट्स भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आगे बढ़े, ये आपका होमवर्क है, इसको जरूर से एक बार ट्राई कर लेना, ये आपका होमवर्क है, क्लियर है। 100 जूल को कन्वर्ट करना है किसमें, तो क्या लिखोगे? N2 की जगह N1 की जगह लिखना क्या? 100। हिंट दे रहा हूं, N1 की जगह क्या लिखना? 100 लिखना। जूल को कन्वर्ट करना है, फॉर्मूला बनेगा ml² T-2। तो A की वैल्यू लिखना, B की वैल्यू लिखना और C की वैल्यू लिखना, ठीक है। जूल को कन्वर्ट करना है तो M1 की वैल्यू कितनी होगी? L1 T1, ठीक है। तो ऐसा ही सिस्टम में है तो 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड। यहां पर M2 की वैल्यू ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है जहां पे बेस यूनिट 20 सेंटीमीटर हो, L2 की वैल्यू 250 ग्राम हो, ठीक है। और T2 की वैल्यू
हाफ मिनट यानी कि 30 सेकेंड हो, ठीक है, ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, आपका इंतजार कर रहा हूं। कमेंट सेक्शन में बताओगे ना, आपका इंतजार कर रहा हूं। इतना जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ लोगे, 100% आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। आगे बढ़, अभी मैं आपको बताता हूं कि भाई ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। देखो जैसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पहले शब्द समझो, मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने आप बताया ना, किसी भी क्वांटिटी का अमाउंट कितना है, ठीक है। अमाउंट मतलब जैसे आपने मास मेजर करा तो वो मैग्नीट्यूड हो गया, है ना। अब किसी भी क्वांटिटी का अमाउंट यानी कि उसकी रेंज कितनी है उसको हम बोल रहे हैं ऑर्डर, ठीक है। तो इसे मान के चलो, अगर मुझे बताना है इलेक्ट्रॉन का मास कितना है तो मैं कैसे बोलूंगा, 0.00000000000000000000000 और पूरी 30 जीरो लगाने के बाद 9 kg लिख दूंगा। 0.0000 और पूरी 30 जीरो के बाद 9 kg यानी कि 0.0000009 kg, ठीक है। बात समझो, तो इतना छोटा इलेक्ट्रॉन का मास है। अब ना तो मैं इसको ढंग से बोल पाया और ना ही आप इसको ढंग से समझ पाए, ठीक है। तो बार बार बहुत छोटे नंबर्स को इस तरीके से लिखना या बहुत बड़े नंबर्स को भी इस तरीके से लिखना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। हाँ, तो सोचा गया कुछ ऐसा तरीका ढूंढो जिससे हमें ये आइडिया लग जाए कि ये वैल्यू कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। क्लियर। तो देखो, तो इसके लिए हमने क्या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट निकाला। जैसे मान के चलो कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है 149000, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। आप चाहते हो कि उसको आप 10 की पावर में लिख दो, तो आप क्या करेंगे, आप डेसिमल ढूंढेंगे कि भाई यहां पे डेसिमल कहां लगा है। आपने कहा यहां डेसिमल दिख नहीं रहा, तो समझ लो कि डेसिमल नहीं दिख रहा, तो सबसे पीछे होता है डेसिमल, ठीक है। आप इस डेसिमल को यहां खिसका के लेके आए और आपने इसको ऐसे लिख दिया 1.49। अच्छा एक बात बताओ, ये 1,49,000 बड़ा होता है कि 1.49? आपका आंसर है सर ये वैल्यू बड़ी होती है, यानी कि आपने इसको बड़े से छोटा बना दिया ना। तो आप क्या करेंगे, 10 की पावर कितने डिजिट छोटा कर दिया, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 लिख देंगे, ठीक है। तो यहां पर जो ऑर्डर है इस मैग्नीट्यूड का वो कहा जाएगा 5। जितनी 10 की पावर उतना ही ऑर्डर कहा जाता है। अरे सर मुझे कैसे पता पड़ेगा कहां कितना डेसिमल लगाना है, और ये किया क्यों, क्योंकि ये पूरा नहीं लिखा जाता तो इसको डेसिमल के बाद ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर है, अगर उस नंबर की पहली नॉन जीरो डिजिट 1 2 3 4 है ना, फर्स्ट डिजिट, तो डेसिमल इसके बाद लगेगा, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। लेकिन मान के चलो पहली नॉन जीरो डिजिट कितनी है, 5 6 7 8, ठीक है, और ये 9, तो आप ये देखेंगे कि डेसिमल फर्स्ट डिजिट के पहले लगेगा, फर्स्ट डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा, पहले डेसिमल लगेगा, बस, ठीक। आपने इसको छोटा किया तो भरपाई करने के लिए, कंपेंसेट करने के लिए आपने 5 जीरो का मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैं आपको भी समझ, सर जीरो होगी तो जीरो होगी तब भी जो डेसिमल लगेगा वो नॉन जीरो डिजिट के पहले या बाद में ही लगेगा। क्लियर। चलिए, जैसे मान के चलो कहीं पर लिखा होगा लेट्स से 2 3 5 6 0 0 0 0 0.21 ऐसे लिखा है। क्लियर। अब आप चाह रहे हो कि इतनी बड़ी वैल्यू ना बोली जाए, आप क्या बोले, आप बोले एक सिंपल कि कितनी पावर 10 की पावर के फॉर्म में बोले, तो आप क्या करेंगे, पहली डिजिट क्या है 2, पहली नॉन जीरो डिजिट क्या है 2, तो इसका मतलब है पहली डिजिट 1 2 3 4 अगर है तो ये डेसिमल को आप 2 के बाद लगाएंगे, ठीक। तो आप देखें जरा कितना किसका आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट, तो 2.35। जरूर नहीं है कि सारे नंबर लिखो, डेसिमल के बाद एक दो लिख दिए बहुत हैं। 2.35 कितना किसका आया, आपने इसको 8 डिजिट छोटा कर दिया ना, देखो इतनी बड़ी वैल्यू से इतना छोटा बना दिया, तो यहां पर आप पावर लगा देंगे प्लस का 8, ठीक है, बस ये हो गया। क्लियर है। इस तरीके से आप बताएंगे कि सर अब देखो बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यूज जो होती हैं उनको अगर हम एग्जैक्ट भी नहीं बोले ना तो उनका एक रेंज पता पड़ जाता है कि कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, और किससे पता पड़ता है, वो 10 की पावर से। तो यहां पे 10 की पावर कितनी है, 8 है। अब जैसे मान के चलो कोई वैल्यू बहुत छोटी है और उसमें ऐसे लिखा है 0.0000000 और ये मान के चलो कि 49 kg ऐसे लिखा हुआ है। क्लियर है। तो आप क्या करेंगे कि यहां पर ऐसे करेंगे, ये डेसिमल देखना, पहला नॉन जीरो डिजिट कौन है, 4, तो डेसिमल कहां लगना चाहिए, इस 4 के बाद, ठीक। कितने डिजिट किसका है, 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 डिजिट खिसका दिया, कोइंसिडेंस हो गया। तो आप क्या करेंगे 4.9 और ये 10 टू द पावर कितना, 10 टू द पावर कितने डिजिट खिसकाया है, बोला 8 डिजिट। लेकिन इस बार आपने छोटे से बड़ा बना दिया ना इसको, 0.0000049 बहुत छोटा था, अब आपने इसको बड़ा बना दिया। तो आप क्या करेंगे, इसको कंपेंसेट करने के लिए माइनस में पावर लगा देंगे, है ना, और जो यूनिट लिखी है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है, यहाँ पे ऑर्डर है -8, कितना है -8। इससे पता पड़ रहा है कि इतनी छोटी वैल्यू है। मान के चलो कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 0.0052 ऐसे लिखा है। अब हम क्या करेंगे, पहली नॉन जीरो डिजिट क्या है, बोला 5 है। हम इस डेसिमल को खिसकाएंगे और पहली नॉन जीरो डिजिट अगर 5 6 7 8 9 हो तो डेसिमल जो है फर्स्ट डिजिट के पहले लगता है, तो डेसिमल यहां आ जाएगा 0.52। कितना खिसकाया, 1-2 डिजिट खिसकाया, पहले ज्यादा छोटी वैल्यू थी, अब हमने इसको इससे बड़ी बना दी। 0.0052 से बड़ी वैल्यू क्या है 0.52, तो 10 टू द पावर आ जाएगी 2, लेकिन वो माइनस की, क्योंकि हमने बड़ा किया है ना, तो कंपेंसेट करने के लिए माइनस की पावर आती है। तो यहां पे ऑर्डर कितना हो गया -2। अच्छा अगर सर ऐसे लिखा होता 0.67 तो ये तो सही जगह पे डेसिमल लगा है, 6 के पहले लगना चाहिए। तो इसका मतलब है हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमने डेसिमल कहीं खिसकाया ही नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे कि भाई 10 की पावर 0 है। हमने कहीं नहीं खिसकाया तो इसका ऑर्डर क्या लिखा जाएगा 0। इस तरीके से जब भी हमारा कभी आंसर आ जाता है 15.7 इंटू 10 टू द पावर -9, तो अगर मुझे सही जगह पर डेसिमल लगाना है तो मैं क्या करता हूं, बस इतना, इसको सही जगह पे खिसकाया 1.57, यानी 15.7 से 1.5 कर दिया मैंने इसको, तो एक डिजिट छोटा कर दिया ना, तो यहां पे मैं एक डिजिट बड़ा कर दूंगा, यानी कि -9 में एक डिजिट एक ऐड कर दूंगा तो -8 बचेगा, है ना। इस तरीके से यूनिट्स में भी इसकी आपको कन्वर्जन में आंसर निकालने में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो इतना याद रख लो कि जब भी पावर को आप लेफ्ट में खिसकाओगे तो पावर कैसी आएगी, प्लस की आएगी, पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव पावर जो है देखी जाती है। जब भी आप जो है डेसिमल को राइट में खिसकाओगे तो पावर नेगेटिव आती है। ठीक है, ऑलरेडी अगर पावर लगी है तो अगर आप लेफ्ट में खिसका रहे हो, लेफ्ट में, तो जितने डिजिट खिसकाया उतना ऐड कर देना, और जितने डिजिट अगर राइट में खिसकाया उतना सबट्रैक्ट कर देना। इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं ये समझ लो। जैसे मान के चलो कि कभी भी कोई भी मेजरमेंट की जाती है, कभी कोई भी मेजरमेंट की जा रही है, तो हमेशा क्या होता है कि उस मेजरमेंट में जो आखिरी डिजिट्स होते हैं, या कुछ डिजिट ऐसे होते हैं जिनके बारे में तो हम श्योर होते हैं, लेकिन कुछ डिजिट ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम श्योर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, हालांकि परसेंटेज को मेजर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं। कोई बच्चा है जिसकी 97% बनी है, ठीक है, तो हो सकता है कि उस बच्चे की 96.8% बनी हो, लेकिन वो क्या है हमसे 97 रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि उस बच्चे की 97.2 या 97.1% बनी हो, लेकिन वो बता हमको 97% रहा है। यानी कि हम 90 में तो श्योर है कि 90 तो बनी है, लेकिन पीछे का जो डिजिट है 7 उसमें हम श्योर नहीं है। तो इसका मतलब इस 97 जो उसने बताया है उसमें हम एक डिजिट में तो श्योर है, लेकिन एक डिजिट में हमें डाउट है, पीछे वाले डिजिट में हमें डाउट है। तो मेजरमेंट में जितने डिजिट्स में हम श्योर होते हैं और जितने डिजिट में हमें डाउट होता है, मेजरमेंट में जितने भी श्योर डिजिट हैं और एक डाउटफुल डिजिट को मिलाकर के बनता है, एक डाउटफुल डिजिट को मिलाकर के बनता है कि इसमें इतने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सिग्निफिकेंट फिगर जो हमें मेजरमेंट के बारे में सही सही जानकारी दे पाए। ठीक है, जैसे मान के चलो हमने कुछ मेजर किया 23 पॉइंट, ये देखना हमने ऐसा कुछ मेजर किया कि यहां पे ऐसा 23.15 सेंटीमीटर आपने कुछ मेजर किया। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि आंसर ये लिखा हो 23.149, ठीक है, राउंड ऑफ करके हमें ये बताया गया, या फिर ऐसा लिखा हो 23.151, इसको भी राउंड ऑफ करके हम इतना ही ला सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि 23.15 जो है, इसमें आप ये देख रहे हो कि इतना तो पक्का है कि 23.1 ये तो है ही, लेकिन जो आखिरी वाला जो डिजिट है इसमें हमें डाउट है ना, इसमें हमें क्या है, डाउट है। क्लियर? तो जितने भी श्योर डिजिट्स हैं उनको और जो आपका जो डाउटफुल फिगर है उसको जोड़ करके हमें क्या मिलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। तो उसमें श्योर कितने हैं, 3, और एक डिजिट में हमें डाउट है, तो यहां पर टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब सर हम ऐसे कब तक ढूंढते रहें,
ऐसे में कब तक जो है चीजों को समझना पड़ेगा। तो आपको ऐसे समझना नहीं है, ऐसे दिमाग नहीं लगाना, इसके लिए रूल बना दिए जाते हैं। रूल क्या, रूल बनाए जाते हैं भाई सिग्निफिकेंट फिगर को पहचानने के, किसी मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। लेकिन उनको समझने से पहले आप एक चीज समझ लो कि कभी भी हम कोई चीज मेजर करते हैं ना, तो उसमें 3 टाइप की जीरो होती हैं। एक होती है एक्सट्रीम लेफ्ट वाली जीरो, और एक होती है एक्सट्रीम राइट वाली जीरो, और एक होती है मिडिल जीरो। बीच में कोई भी जीरो है, इसको आप हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे, ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। एक्सट्रीम लेफ्ट वाली जीरो है, इनको आप कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे, नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, कभी भी नहीं। ठीक है, राइट वाली जीरो है, इनको आप सिग्निफिकेंट फिगर कब मानेंगे, जब डेसिमल लगा हो। डेसिमल के बाद या डेसिमल लगा है तो आप इसको सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करेंगे, और या फिर यूनिट लगी है तब भी आप इनको सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। क्लियर? चलिए, तो आप यहां पर समझ लो, देखो एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। कोई भी नॉन जीरो डिजिट देखिए, वो तो सिग्निफिकेंट फिगर होती है। जैसे कहीं पे लिखा है 1 2 5 1, तो यहां पे कोई भी जीरो नहीं आ रही ना, तो सारी नॉन जीरो डिजिट हैं, तो सारी नॉन जीरो डिजिट को हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। तो यहां पे कितने एसएफ हुए, 4। ठीक, कहीं पे लिखा है 1 2 7 4 1, इसमें कितने एसएफ हुए, बोला सारे डिजिट नॉन जीरो हैं, तो इसमें हो गए 5 सिग्निफिकेंट फिगर। मिडिल वाली जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होती हैं। कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तीनों को काउंट कर लो, 1 3 4 और 1 5, तो 5 एसएफ हो गए। ठीक है, 6007 लिखा है या 6087 लिखा है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर, बीच में आ रही जीरो, काउंट हो जाएंगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। लेफ्ट वाली जीरो को कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करते, तो अगर ऐसे लिखा है 00052, तो भी आप इसको काउंट नहीं करो, कितने एसएफ हो गए, एसएफ 3 हो गए। और अगर ऐसे लगा है 0.00201, कितने एसएफ हो गए। तो मिडिल वाली जीरो, मिडिल वाली ये एक्सट्रीम लेफ्ट में, बिल्कुल लेफ्ट में, बिल्कुल लेफ्ट में, नॉन जीरो डिजिट के पहले वाली सभी जीरो एक्सट्रीम लेफ्ट कहलाती हैं, इनको आप काउंट नहीं करोगे, बाकी यहां से आप सारी जीरो काउंट करोगे। 3 आ गया। ठीक है, एक्सट्रीम राइट की जीरो यूनिट या डेसिमल के साथ लगी हो तो ये काउंट होती है। जैसे मान के चलो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट, जैसे मान के चलो अगर कहीं लिखा है, ऐसे कहीं लिखा है 100, अगर मुझे सिर्फ इतना पूछा जाए तो राइट की जीरो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होती। कितना है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन अगर यहां लग गया डेसिमल, तो डेसिमल के बाद वाली जीरो क्या हो गई, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट, तो कितने एसएफ हो गए, 3 हो गए। अगर ऐसे लगा है 001.00, अभी लेफ्ट वाली जीरो कभी काउंट नहीं करना, अभी भी कितनी है, 3 है। क्लियर है? अच्छा, और अगर मैं इसमें यूनिट लगा दूं, यूनिट, अगर मैं इसी को 100 सेंटीमीटर लिख दूं, तब भी ये एसएफ कम में काउंट होगी, है ना। तो राइट साइड वाली जीरो केवल कब काउंट होती है, जब डेसिमल लगा हो या यूनिट लगी हो। लेफ्ट वाली जीरो कभी भी काउंट नहीं होती। ऐसे लगा है 0.00100। अब बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर, बोलो जरा, बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप ये देखो कि नॉन जीरो डिजिट से पहले वाली सभी जीरो लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट वाली होती हैं, लेकिन इसमें डेसिमल लगा है इसलिए राइट साइड की सभी जीरो काउंट करी जाएंगी। तो यहां पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। एक्सट्रीम राइट जीरो विदाउट यूनिट is not SF. Extreme right zero without unit is not significant figure. क्या लिखा है कि राइट साइड की जीरो अगर यूनिट नहीं लगी है तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करी जाएंगी, वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। तो एक्सट्रीम राइट की जीरो सिग्निफिकेंट फिगर कब मानी जाती है, जब डेसिमल लगा हो या फिर यूनिट लगी हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। पावर ऑफ 10 इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर कहीं पे लिखा है 2 3 × 10⁶, ठीक है, तो आप ये जो पावर ऑफ 10 है आप इसको इग्नोर करेंगे, यहां पे सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर कहे जाएंगे। क्लियर है? फिक्स क्वांटिटी ऑब्जेक्ट हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मैंने कहा कि 10 मोबाइल, आपने मोबाइल को मेजर किया, 10 मोबाइल, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, बोला इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर कहे जाएंगे, है ना। 5 बनाना, तो बनाना ऑब्जेक्ट है, आप उसमें मेजरमेंट में कोई गलती करेंगे नहीं, तो इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर कहे जाते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा ये आपको सिग्निफिकेंट फिगर का जो तरीका है वो समझ में आया होगा।
एनसीईआरटी में इतना ही है, तो हमने ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। उम्मीद करूंगा आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, है ना। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएंगे कि ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी। और बहुत ज्यादा जरूरी बात मैंने आपसे बार बार बोला है कि टेलीग्राम चैनल को जरूर से आप ज्वाइन कर लें। ये टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है ना। तो यहां से आप जरूर से इसको ज्वाइन कर लें, है ना। पूरे 11th क्लास के लिए बिल्कुल एकदम नया चैनल बना दिया है आपके लिए, इसको ज्वाइन करें और बहुत ही जल्द आपको यहां पर जो है सारे नोट्स, पीडीएफ वगैरह, टेस्ट वगैरह सब कुछ मिलता रहेगा। तो जरूर से इसको ज्वाइन करें, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।